हेलो एवरीवन, दिस इज सचिन बंसल और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सोशियोलॉजी क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर का नाम है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जी हाँ, इससे पहले जो हमने चैप्टर किया था दैट वाज चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, गांव की बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रीज की और इंडस्ट्रीज के आसपास की सोसाइटी की, जिन्हें हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं, जो आज के टाइम में शहर जिन्हें आप तुलना कर सकते हैं या टाउन्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पे क्लास 12th सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर सारे एपिसोड अब तक के आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले देखिए, एक एग्जाम्पल से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, द बॉलीवुड एग्जाम्पल। क्या कहता है ये कहता है वाइल परसीव्ड एज अ प्लेस ऑफ ड्रीम। हमें पता है भाई बॉलीवुड क्या है, सपनों की दुनिया है, माया नगरी है। बॉलीवुड जो कि मुंबई में शुरू होता है मेनली, इज प्राइमरली अ प्लेस ऑफ वर्क फॉर मैनी। ये कई लोगों के काम करने की जगह है। किसी भी इंडस्ट्री की तरह यहाँ भी जो वर्कर्स हैं वो यूनियन के अंदर रहते हैं, एक संगठन के अंदर रहते हैं। जैसे डांसर हो गए, स्टंट आर्टिस्ट हो गए, एक्स्ट्राज हो गए, जूनियर आर्टिस्ट हो गए, इन सबकी अपनी एसोसिएशन है जो वक्त वक्त पर अपनी डिमांड उठाते रहते हैं। इनकी जो डिमांड है टिपिकली वो क्या होती है कि भाई 8 घंटे की शिफ्ट कर दो हमारी। आपको पता है कि फिल्मों में कोई काम का ठिकाना नहीं होता, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 16 घंटे, कोई फिक्स टाइम नहीं होता। तो इनकी ज्यादातर डिमांड यही होती है कि भाई हमें फिक्स टाइम दे दो, हमें प्रॉपर वेजेस दे दो और हमारी वर्किंग कंडीशन थोड़ी सेफ कर दो। स्टंट आर्टिस्ट के लिए तो स्पेशली प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें एडवर्टाइज किया जाता है, मार्केटेड किया जाता है। कैसे? फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए, सिनेमा हॉल ओनर्स के जरिए, शॉप्स के जरिए, जो म्यूजिक कैसेट बेचते हैं, वीडियोस बेचते हैं। तो ये भी एक पूरी इंडस्ट्री है बाकी किसी भी इंडस्ट्री की तरह। तो फिल्म, इसीलिए हम इसे फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्ट्रेटिफिकेशन इन द सिटी। कैसा स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी के लेवल पे, सोशल लेवल पे। जो यहाँ रेजिडेंट है, रहने वाले जो लोग हैं वो भी डिवाइडेड हैं। कहाँ रह रहे हैं वो, क्या खा रहे हैं वो, क्या कपड़े पहन रहे हैं वो, डिपेंड करेगा आपकी अर्निंग क्या है। जितना ज्यादा आप कमाओगे उतने अच्छे एरिया में रहोगे, पॉश इलाके में रहोगे, उतना अच्छा आप खाना खाओगे, उतना अच्छा आप कपड़ा पहनोगे। जो एलीट है, जिनके पास पैसा है, फिल्म स्टार, खासकर टेक्सटाइल मिल के ओनर, ये ज्यादातर अच्छे इलाकों में रहते हैं, महाराष्ट्र के, मुंबई के, जैसे जुहू। और ये लोग 5 स्टार होटल्स में खाना खाते हैं। जैपनीज सुशी टाइप जो क्विजीन्स हैं उन्हें ये लोग खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा दूसरी है वर्किंग क्लास, जैसे एक्स्ट्रास जो हो गए मूवी के अंदर, जो टेक्सटाइल वर्कर हो गए, ये ज्यादातर गिरगांव के आसपास रहते हैं। और वहीं के लोकल जो हैंड हार्ट्स हैं, वहीं के लोकल जो छोटे मोटे जो ठेले हैं, वहीं से खाना खाते हैं, जैसे वड़ा पाव, जो कि एक आम आदमी का खाना मुंबई में बताया गया है। तो सोसाइटी किस पे डिपेंड की यहाँ पे? पैसों के ऊपर। डिस्पाइट इकोनॉमिक डिवीजन के अलावा जो सिटी लाइफ है वो कुछ कॉमनैलिटीज भी प्रोवाइड करती है। कुछ चीजें हैं जो कॉमन है, जैसे अमीर हो या गरीब सेम ही तरह की मूवी देखेंगे, सेम ही तरह का क्रिकेट मैच देखेंगे, एक ही तरह के एयर पोल्यूशन से सफर करेंगे अगर वो घर के बाहर आ रहे हैं तो। वैसे तो आजकल घरों में एयर प्यूरिफायर लग गए हैं अमीर लोगों के। शेयर्ड एस्पिरेशन, उनकी एस्पिरेशन भी एक जैसी होगी कि उनके बच्चे जिंदगी में अच्छा करें। ऐसा तो नहीं हो गरीब आदमी नहीं चाहेगा, अमीर आदमी चाहेगा, दोनों की एस्पिरेशन भी सेम होगी। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड सोशल स्ट्रक्चर, काम और सोशल स्ट्रक्चर में क्या रिलेशनशिप है। हाउ एंड वेयर पीपल वर्क इज द क्रूशियल पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी। लोग कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये उनकी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एक इंसान को दो ही चीजों से जाना जाता है, एक पहले उसका नाम और दूसरा उसका काम। आप किसी भी पर्सन से मिलेंगे सबसे पहले आप यही पूछेंगे, कोई भी समाज में व्यक्ति यही पूछेगा। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, लगातार टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। जो टाइप ऑफ वर्क है जो अवेलेबल है वो वक्त के साथ बदल रहा है, उससे बदल रही है सोशल रिलेशंस। ठीक है, जिस तरह के काम आ रहे हैं वैसे ही सोशल रिलेशन भी हमारी चेंज हो रही है। पहले के टाइम में कुछ इंस्टीट्यूशन और आज भी कास्ट, किनशिप, आपका परिवार, आपके नेटवर्क्स, जेंडर, रीजन, ये इन्फ्लुएंस करता है कि आप कैसे काम करते हैं, आपका काम कैसे ऑर्गेनाइज है, और हाउ प्रोडक्ट्स आर मार्केटेड, और उस जगह पर किस तरह से चीजों को मार्केट किया जा रहा है। अगर गांव है तो उन्हें पता है भाई गांव की टारगेट ऑडियंस क्या है, गांव में लोगों के पास ज्यादा पैसे खर्च करने को नहीं है, तो वहां कैसी चीजें बेची जा सकती हैं। अगर गांव है तो वहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी में इन्वॉल्व होंगे, राइट। तो टाइप ऑफ वर्क भी हो गया, मार्केटिंग भी हो गई। शहर है तो वहां अलग तरह से, टाउन है तो वहां अलग तरह से, तो हर जगह का सिस्टम अलग तरीके से वर्क करता है। यानी कि काम और सोशल लाइफ आपस में रिलेट करती है अलग अलग तरीकों से।
सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ जेंडर एंड वर्क। अब जेंडर और वर्क किस तरह डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, समझिए। ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन, काम के हिसाब से सेग्रीगेट किया गया है, बंटवारा किया गया है। जैसे देयर इज अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विमेन इन जॉब्स, कुछ जॉब्स में विमेन ज्यादा मिलेंगी, जैसे नर्सिंग में, टीचिंग में, बाकी सेक्टर्स के मुकाबले। जैसे आप इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी जो इंजीनियरिंग है, जैसे ऑटोमोबाइल हो गई, या आपका इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, इनमें आपको लड़के ज्यादा मिलेंगे। इक्की दुक्की लड़की यहाँ पे होती है, आप कॉलेज में भी जाके देखेंगे। कंप्यूटर साइंस में आपको लड़कियां मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर एक सेफ काम बताया जाता है, एक ऐसा काम जो डेस्क जॉब से हो सकता है। ज्यादातर विमेन फील्ड जॉब नहीं करना चाहती। नर्सिंग में ये माना जाता है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स के बीच रहेगी, एक पढ़ा लिखा माहौल रहेगा, और टीचिंग में भी यही है कि माना जाता है कि 2-3 बजे लड़की घर आ जाएगी, उसके घर के काम करेगी। ठीक। स्टीरियोटाइप वर्सेस रियलिटी, कुछ चीजें स्टीरियोटाइप की हुई हैं विमेन के साथ, और असलियत में क्या है देखिए। सोसाइटी ये मानती है कि विमेन का नेचर जो है वो केयरिंग है और नर्चरिंग है, जबकि जो मेन है उसको टफ जॉब मिलनी चाहिए। ये क्या है? स्टीरियोटाइप है। ऐसा जरूरी नहीं होता, बट ऐसा माना जाता है। जबकि रियलिटी चेक क्या है, विमेन में नर्सिंग में बहुत है, नर्सिंग का काम ज्यादा मेहनत वाला है एज कंपेयर टू आप किसी आप कोई आर्किटेक्चरल इंजीनियर है और वहां पर आप दिमाग लगा रहे हैं ब्रिज को डिजाइन करने में। डिजाइनिंग से मुश्किल काम क्या है? नर्सिंग का काम है। ठीक है, तो इस वजह से भी आप ये कह सकते हो कि रियलिटी कुछ और है, बट एक्चुअल में हमें दिखता कुछ और है। आगे देखिए, सोशियोलॉजी स्टडी वाई दिस पैटर्न एग्जिस्ट। सोशियोलॉजी स्टडी करने की कोशिश करती है कि पैटर्न क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे जेंडर और काम के बीच, जैसे काम और सोसाइटी के बीच, एंड हाउ चेंजेस, और ये कैसे बदल रही हैं। आप देख रहे हैं विमेन आज के टाइम में इंजीनियरिंग में एंट्री कर रही है, और दूसरे प्रोफेशंस में भी एंट्री कर रही है, अभी कुछ ही लेवल पर है बट कर रही है, जिससे जो रिलेशनशिप है, जो नेचर है काम का, वो चेंज हो रहा है। ठीक है जी, आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारा सोशियोलॉजी ऑफ कंजप्शन एंड मार्केट। कंजप्शन मतलब कैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आइटम खरीद रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं, और मार्केट, इनके बीच में क्या कहानी है देखिए। कंजप्शन इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल चॉइस। कंजप्शन कभी भी इंडिविजुअल चॉइस नहीं होती, सोसाइटी पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए, आप देखेंगे, मान लीजिए एक तरह की साबुन एक इलाके में ज्यादा बिक्री होगी, जबकि दूसरी तरह की साबुन दूसरे इलाके में बिक्री होगी। ये इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, एक पूरा समाज एक पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका में आप देखोगे तो अमेरिका में आपको कॉफी एडवर्टाइजमेंट में आपको एक कप दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में कॉफी पीना एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। इंसान सुबह उठेगा और एक कप कॉफी पिएगा, इट इज एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, वेकअप एक्टिविटी, उठने की एक्टिविटी है। जबकि इंडिया में जब भी कॉफी की बात होगी, कॉफी के एडवर्टाइजमेंट में हमेशा 2 कप होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये एक सोशलाइज होने की एक्टिविटी है। कोई बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो कभी सिंगल कैफे में जाके सिंगल आपकी कॉफी पी रहे हों। ज्यादातर आपको मिलेंगे कि लोग जो हैं वो ग्रुप में आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं और फिर कॉफी पीते हैं। तो ये इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है। सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं हु प्रोड्यूस व्हाट, कौन क्या बना रहा है, कौन क्या बेच रहा है, और कैसे ये जो चॉइसेस हैं ये हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की क्या क्या तस्वीरें हमारे सामने हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कई सारे सोशियोलॉजिकल वर्क जो हैं वो लिखे गए हैं इसके ऊपर। व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज न्यू एंड मशीनरी वाज गेनिंग इंपॉर्टेंस, जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगा, मशीनरी का काम बहुत तेजी से आने लगा, तो उस टाइम कई सारे सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में लिखा कि क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहा है। इनमें है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और एमाइल डर्कीम। इन्होंने इसके बारे में लिखा। एसोसिएटेड फीचर, ये जो फीचर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये अलग अलग तरह के सोशल चेंजेस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने समाज को बदला है, सोसाइटी में बदलाव लाए हैं। जैसे अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने लगा, इंडस्ट्री की वजह से होने लगा। इंडस्ट्री थी तो लोग इंडस्ट्री में जाके काम करने लगे, और जब इंडस्ट्री में काम करने लगे तो जैसे मान लीजिए इस जगह पर इंडस्ट्री है, तो लोग अपने गांवों को छोड़ छोड़ के इंडस्ट्री के पास आके रहने लगे, और बड़ी मात्रा में आके रहने लगे, जिसकी वजह से यहां पर भीड़ भाड़ होने लगी, क्राउडेड होने लगी, और ये शहर बन गया। ये क्या बन गया? शहर बन गया। दूसरा,
लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशन। पहले क्या था, एक फेस टू फेस रिलेशन था गांव के अंदर। अब क्योंकि सब लोग यहाँ शहर में आके रह रहे हैं जहां पर लोग एक दूसरे को नहीं जानते, तो आपका जो एक रिलेशन था फेस टू फेस, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। आजकल शहरों में तो ये हाल है कि कोई आपका पड़ोसी कौन है आप नहीं जानते। ठीक है। तीसरा, सब्सटीट्यूशन ऑफ पर्सनल टाइज विद एनोनिमस प्रोफेशनल रिलेशनशिप इन मॉडर्न फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज के अंदर आपका रिलेशन जो पहले पर्सनल होता था वो प्रोफेशनल नहीं है, अब आपका रिलेशन प्रोफेशनल है। ऑफिस बंद, आपका रिलेशन भी बंद। ठीक है। आप देखते होंगे यहां पे आप इंडस्ट्री की बात हो रही है, आप इन्हें बड़ी बड़ी एमएनसी से जोड़िए, आप देख पाएंगे कि आप कई आपके जो कलीग्स होते हैं उनके साथ आपका रिलेशन बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं होता, प्रोफेशनल होता है। जब तक काम है आपके साथ है, जिस दिन आप उस नौकरी से हटे किसी और जगह पर चले गए, आपका उनसे रिलेशन भी खत्म हो जाता है। जो जो पहले जहां पर एक पर्सनल बॉन्डिंग होती थी, पर्सनल रिलेशन होता था, वो सब खत्म होता जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले काम एक ही गांव में होता था, उसी गांव के लोग कर रहे होते थे तो सब जानते थे एक दूसरे को। अब क्या है, दूर दूर से लोग आके काम कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे को इतनी करीब से नहीं जानते और आजकल जानना भी नहीं चाहते, बिकॉज देयर इज सम प्राइवेसी कंसर्न। द प्राइवेसी टर्म ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही आने लगी। आगे देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर कैसे डिवाइड हो रही है और वर्क का नेचर कैसे चेंज हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने डिवीजन ऑफ लेबर शुरू कर दिया। पहले क्या था, एक ही आदमी सारे काम करता था, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद कहा गया एक आदमी एक ही काम करेगा, दूसरा आदमी दूसरा काम करेगा, तीसरा आदमी तीसरा काम करेगा। तो काम का बंटवारा हो गया। फ्रेगमेंटेड वर्क, काम को टुकड़ों में तोड़ दिया गया, छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया गया, और इसकी वजह से जो लेबर है उसे पता नहीं चल रहा कि उसने क्या किया, उसका क्या रोल था इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो एंड रिजल्ट को देख नहीं पा रही हैं, जिसे आपको याद होगा कार्ल मार्क्स ने बोला है क्या, एलियनाइजेशन। एक आदमी अपने काम से दूर होता जा रहा है। क्यों दूर होता जा रहा है? क्योंकि उसे एंड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, उसे एंड प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, उसे एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है। पूरे काम में उसका क्या योगदान था वो नहीं मैच कर पा रहा, उस काम में दिलचस्पी नहीं ले पा रहा, इससे उस काम से दूर होता जा रहा है, अलगाव आता जा रहा है, जिसे एलियनेशन कहा गया। किसके जरिए? कार्ल मार्क्स के जरिए। इसलिए आप देखते होंगे आजकल बड़ी बड़ी एमएनसीज में दिवाली पे रंगोली बना रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, होली पे त्योहार मना रहे हैं। ये सब क्यों है? वो चाहते हैं कि लोग अपनापन फील करें हमारी कंपनी में, और फिर एक हैशटैग देते हैं वी आर फैमिली। ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोग अपनापन फील करें उस कंपनी के साथ, क्योंकि एलियनेशन हो रहा है, लोग अपनापन फील नहीं कर रहे। प्राइवेसी के चक्कर में लोग एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, जब तक प्रोफेशनल है प्रोफेशनल बात करना चाहते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? तो नेचर ऑफ वर्क जो है वो क्या हो गया, रिपीटेटिव हो गया। एक आदमी एक ही काम कर रहा है, सुबह शाम तक वही काम वही काम वही काम, और इसी वजह से वो एग्जॉस्टिंग हो जाता है, थक जाता है आदमी वो काम कर करके। डिस्पाइट द हार्श नेचर ऑफ वर्क, इतना हार्श नेचर होने के बावजूद, हैविंग अ जॉब इज सीन एज बेटर देन बीइंग अनएम्प्लॉयड। ना काम करने के मुकाबले ये काम करना, चाहे वो कितना ही बुरा काम हो, उसे सोसाइटी में बेटर समझा जाता है। क्लियर है साहब? समझ आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं। कार्ल मार्क्स का एलियनेशन तो मैंने आपको समझा ही दिया। वही है कि यहां पर एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जो लोग हैं वो काम करना इंजॉय नहीं करते, वो इसे सिर्फ सर्वाइवल का मीन देख रहे हैं कि 6 बजे और मैं जाऊं, बस। सर्वाइवल एंजाइटी, उन्हें सर्वाइव करना है इस जिंदगी के अंदर। सर्वाइवल डिपेंड ऑन वेदर दैट टेक्नोलॉजी। अब सर्वाइवल किस पे डिपेंड करेगा कि कल को कोई नई टेक्नोलॉजी ना आ जाए जो मेरा काम छीन ले, मेरी जरूरत ही ना पड़े समाज के अंदर, अब वो नई टेक्नोलॉजी ही मेरी जगह पर काम कर रही है। इसमें मार्क्स का क्या व्यू था? मार्क्स का व्यू है कि जो वर्कर है वो अपने प्रोडक्ट से, जो चीज बना रहा है उससे क्या है, डिसकनेक्टेड है। ठीक है, और इसी वजह से वो परेशान है। आगे देखिए, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी बनी उसमें क्या है, इनइक्वालिटी और इक्वालिटी का खेल। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने कुछ पुराने बैरियर्स को तोड़ दिया। कास्ट को तोड़ा उसने, कास्ट अब कम मैटर करती है पब्लिक स्पेयर में, प्राइवेट में तो अभी मैटर करती है कि मैं किससे शादी कर रहा हूं, ये प्राइवेट मैटर है, वहां पे मैं कास्ट देखूंगा, अभी भी बहुत लोग देख रहे हैं। ठीक है, मेरे घर में पाठ पूजा हो रही है, वहां पे पंडित मेरी गोत्र पूछ रहा है मेरे से, तो वो मैटर कर रहा है। मेरे घर में क्या त्योहार मनाए जाएंगे, क्या रीति रिवाज होंगे, किस पे डिपेंड कर रहा है, मेरी कास्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो प्राइवेट स्पेयर में कास्ट अभी भी रोल प्ले करती है, लेकिन पब्लिक स्पेयर में अब वो इतना रोल प्ले नहीं करती। जैसे
आप किसी ट्रेन में जा रही हैं तो वहां पे कोई हार्डली मैटर मेरे बगल में कौन बैठा है, किस जाति का बैठा है, किस धर्म का बैठा है, हार्डली मैटर। बस में, साइबर कैफेज में कोई मैटर नहीं करता। आप किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहां पर आपके कलीग्स के साथ खाना खा रहे हैं, आपने किसके टिफिन में हाथ डाल के खा लिया, आपको आज के टाइम में ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है। ओल्डर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाँ कुछ जगहों पर अभी भी पुराने तरह के डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। वाइल सम सोशल इनइक्वालिटी रिड्यूस, कुछ सोशल इनइक्वालिटी कम हुई है, लेकिन इकोनॉमिक और इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है। पहले के टाइम में इतनी इनकम इनइक्वालिटी नहीं होती थी बट इतनी नहीं होती थी। आज के टाइम में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ी है। सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आपस में ओवरलैप करती है। ओवरलैप का मतलब अगर आप सामाजिक रूप से अच्छे हैं, अपर हैं, तो आप इकोनॉमिक रूप से भी ऊंचे होंगे। अगर आप सामाजिक रूप से नीचे हैं तो आप इकोनॉमिक रूप से भी नीचे होंगे। यानी ये दोनों चीजें आपस में ओवरलैप करेगी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा ये क्या करेगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी एक चीज अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, एक चीज अगर घटेगी तो ये भी घटेगी। क्लियर है। जैसे अपर कास्ट के जो लोग हैं वो आज भी कई सारे प्रोफेशन को डोमिनेट करते हैं। जैसे मेडिकल में आप डॉक्टर देखो, ज्यादा डॉक्टर आपको अपर कास्ट के मिलेंगे। आप लॉ में देखो, लॉयर ज्यादातर आपको अपर कास्ट के मिलेंगे। जर्नलिज्म में देखो आप, ज्यादातर अपर कास्ट के लोग हैं। वहीं पर विमेन की सिचुएशन देखो, विमेन को आज भी मेन के मुकाबले सेम काम का कम पैसा मिलता है, क्योंकि विमेन को किसी भी कंपनी के लिए बरगलाना आसान है। उन्हें ये मनाना कि भाई तुम्हें तो इतना ही मिलेगा, ये बहुत आसान है। एक तो नौकरी नहीं है इंडिया जैसे देश में, तो आप ये भी कह सकते हो। इस वजह से कोई भी व्यक्ति किसी भी रेट पे आने को तैयार है। बट फिर भी अगर दो मेन और वुमेन है, दोनों सेम सिचुएशन में है, तब भी आप देखोगे कि विमेन कम कीमत पर काम करने को तैयार है, जबकि मेन जो है उसे ज्यादा पैसे चाहिए। क्योंकि ये माना जाता है सोसाइटी में कि विमेन की इनकम सेकेंडरी है, उसका पति तो कमा ही रहा होगा ना, ऐसा माना जाता है। जबकि जो मेल है उसे ज्यादा इनकम दी जाती है। उसकी वजह यह है कि उसे पूरे परिवार को पालना है, ऐसा माना जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में हो। अब यहां पे आती है कन्वर्जेंस थीसिस। ये आपके वैसे चैप्टर में बॉक्स में दिया हुआ है, बट मैंने इसे एज ए क्वेश्चन यहां पे मेंशन कर दिया ताकि आप लोग पढ़ पाए। कन्वर्जेंस यानी दो चीजें जब कन्वर्ज करती है, एक जगह पर आती हैं, उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। ठीक है। तो कन्वर्जेंस थीसिस क्या कहती है, इसे थ्योरिस्ट क्लार्क कैर ने बताया है। इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सोसाइटीज में कई तरह की सिमिलैरिटीज आ गई हैं, वो लगातार सिमिलर एक जैसी होती जा रही हैं। जैसे उन्होंने कंपैरिजन दिया कि चाइना में 21st सेंचुरी में जिस तरह की इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है, मोरोवर अमेरिका में भी और इंडिया में भी वैसी ही सोसाइटी वर्क कर रही है। ठीक है। थोड़ा बहुत वक्त का आगे पीछे हो जाता है। जैसे हमें पता है चाइना हमसे थोड़ा आगे चल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो चाइना में जो आज हो रहा है वो इंडिया में और शायद 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद वही सेम होगा। तो सोसाइटी सिमिलर होती जा रही हैं, एक जैसी होती जा रही हैं। ये किसने बताया है, क्लार्क कैर ने बताया है। जिसे क्या कहा है उन्होंने, कन्वर्जेंस थीसिस कहा है कि सारी चीजें एक जगह पर ही आके रुक रही हैं, एक जैसी होती जा रही हैं। गॉट इट। आगे बढ़िए। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या हालात हैं, देखिए जी। सबसे पहले हम इसे कंपेयर करेंगे वेस्टर्न मॉडल से। कंपैरेटिव एनालिसिस हमें दिखाता है कि कोई भी एक सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल नहीं है। ठीक है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का हर देश ने अपने हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन की है। इंडियन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो शेयर सिमिलैरिटीज विद द वेस्टर्न मॉडल बट हैज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यानी बेशक वो कुछ हद तक से उसके जैसा है, वेस्टर्न मॉडल के जैसा है, लेकिन उसमें कई तरह के डिफरेंसेस भी देखने को आपको मिलते हैं। सेक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन एक बार आप देखिए, ये एम्प्लॉयमेंट का 2018-19 का डेटा है। हमारे देश के अंदर ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में आज भी डिपेंडेंट है। प्राइमरी सेक्टर में आज भी इंडिया में 43% लोग काम कर रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, वहां पे 17% लोग काम कर रहे हैं। टर्शरी सेक्टर जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं, उस पे अभी भी 32% लोग काम कर रहे हैं। ये बढ़ता जा रहा है इंडिया में। जबकि आप किसी डेवलप्ड कंट्री को देखिए, डेवलप्ड कंट्री में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में नहीं होने चाहिए, सर्विस में होने चाहिए, फिर इंडस्ट्री में, फिर एग्रीकल्चर में। बट इंडिया में क्या, इंडिया में अजीबोगरीब है। इंडिया में पहले एग्रीकल्चर में है, यानी पहले अगर मैं कहूं तो इंडिया में पहले लोग क्या नाम है आपका, प्राइमरी में है, उसके बाद लोग जो हैं वो सर्विस में हैं, और उसके बाद लोग जो हैं वो इंडस्ट्री में। तो ये अजीबोगरीब है इंडिया के अंदर। जबकि
पहले डेवलप्ड में पहले सर्विस, फिर इंडस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर। तो इस वजह से इंडिया में अजीबोगरीब है, इंडिया में लोगों के पास पैसा आया तो लोगों ने सर्विसेज की डिमांड शुरू कर दी, लेकिन यहां पर इंडस्ट्रीज को पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इंडिया में इंडस्ट्री नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी। सर्विस सेक्टर में नौकरियां इतनी नहीं है और एग्रीकल्चर में लोग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, इसलिए वहां भी कोई फायदा नहीं निकलने वाला। तो ये एक प्रॉब्लम है इंडिया के साथ। तो इंडिया का जो सिस्टम है वो दिशा एक ही है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इंडिया में कितने हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो, ये डेटा दिया हुआ है 1972-73 का और 2018-19 का, यानी पहले और अब। पहले इतने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड थे, अब कम हो गए हैं, जो लोग खुद अपना कोई कारोबार कर रहे हैं। ठीक है। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय पहले 15% थे, अब 23% हो गए हैं, ये बेटर हुआ है। कैजुअल वेज लेबर पहले 23% थी, अब 24% है, ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा फर्क सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में आया। 10% लोगों ने काम धंधे अपने छोड़ दिए हैं, या तो काम धंधे है नहीं इसका मतलब मार्केट के अंदर, या फिर उन लोगों को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब देखिए इकोनॉमिक पैराडॉक्स, जैसे मैंने आपको बताया हमारे देश के अंदर सर्विस सेक्टर जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिए यहां पे मैं बताता हूं आपको, आपने देखा एग्रीकल्चर सबसे हाई है हमारे इंडिया में, और सर्विस सेक्टर एग्रीकल्चर से थोड़ा कम है। ठीक है, ये था अराउंड 43% और सर्विस सेक्टर था अराउंड 32%। ठीक है। जबकि अगर हम जीडीपी की टर्म में देखें कि कौन कितना फायदा पहुंचा रहा है इंडिया को इन टर्म ऑफ जीडीपी, तो सर्विस सेक्टर ज्यादा फायदा पहुंचाता है एग्रीकल्चर के मुकाबले, क्योंकि सर्विस सेक्टर में लोग कम है, पॉपुलेशन कम है और पैसा ज्यादा है। एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और पैसा कम है, ये दिक्कत है। तो यहां पे एक पैराडॉक्स है, एक अजीब सी सिचुएशन है, जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय तो एग्रीकल्चर कर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सबसे कम आउटपुट दे रहा है इन टर्म ऑफ ग्रोथ। तो एग्रीकल्चर से सफिशिएंट इनकम जनरेट नहीं हो रही है। गांव में लोग बैठे हैं बट उनके पास एक्चुअल में काम नहीं है, उन्हें लग रहा है कि काम कर रहे हैं वो खेतों में, बट एक्चुअल में खेतों में इतने लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, दे नीड टू वर्क अदर देन दैट, बट काम है नहीं, तो मजबूरी में वो उसी काम में लगे हुए हैं और अपने आप को संतुष्ट पा रहे हैं, क्योंकि देर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है जी, तो ये कहानी है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को देखिए आप, रेगुलर वर्सेस कैजुअल। मेजॉरिटी आर इन फॉर्मल, रेगुलर, सैलरीड एम्प्लॉयड। हमारे देश में ज्यादातर लोग सैलरीड एम्प्लॉय हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 52% है, 52% अभी ऊपर हमने चार्ट देखा। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय 24% और कैजुअल लेबर भी लगभग 24% है इंडिया के अंदर। यानी कि काफी ज्यादा लोग आपको फॉर्मल सेक्टर में देखने को मिलेंगे। डेवलप्ड इकोनॉमी में तो ज्यादा लोग होते हैं, डेवलपिंग में इंडिया जैसी इकोनॉमी में भी काफी लोग रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉई हैं। अब कितनी सैलरी मिल रही है दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, दो तरह के सेक्टर होते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास की इको में। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है भाई, सिंपल सा बताता हूं आपको। अगर कोई फैक्ट्री, कोई कंपनी 10 या 10 से ज्यादा लोगों को काम दे रही है एक साल में, तो वो क्या है, फॉर्मल सेक्टर में आती है। उसे गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा और उसे हर चीज का प्रॉपर हिसाब रखना पड़ेगा। एम्प्लॉइज को प्रॉपर सैलरी, वेजेस, पेंशन और हर तरह के बेनिफिट देने पड़ेंगे। जबकि इंडिया में रियलिटी में देखा जाए तो ज्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। रेगुलर एम्प्लॉयड हैं, रेगुलर सैलरीड हैं, बट इनफॉर्मल सेक्टर में है। 90% काम इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में। ठीक है, और ना यहाँ पे प्रॉपर टाइम पे सैलरी है, ना वेजेस हैं, ना पेंशन है, ना कोई मेडिकल बेनिफिट है, और कई जगहों पे तो ये गवर्नमेंट में रजिस्टर भी नहीं है, क्योंकि रजिस्टर होने के लिए 10 एम्प्लॉय चाहिए। कई जगहों पर 9 एम्प्लॉय से, 2 एम्प्लॉय से, 1 एम्प्लॉय से काम चलाया जा रहा है। कई सारे छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनाइज सेक्टर है इंडिया के अंदर। उनमें क्या होता है, लिमिटेड आपका इंटरेक्शन हो। कोई आदमी अगर वहां काम कर रहा है तो ज्यादा लोग है नहीं वहां, तो आपका इंटरेक्शन कम होगा, प्रोफेशनलिज्म वहां पे कम होगा, लाला टाइप कंपनियां होंगी वो। ठीक है, ज्यादातर जो इंडियन वर्क है
वो स्मॉल स्केल पे ही काम करता है रेदर देन लार्ज फर्म्स। वर्क आउटपुट यहां पर वो डिपेंड करेगा आपका पर्सनल रिलेशन बॉस के साथ कैसा है। आपको पैसे ज्यादा बढ़ के मिलेंगे या कम बढ़ के मिलेंगे, डिपेंड करेगा कि आप कितनी चाटुकारिता करते हैं अपने बॉस की। ठीक है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है अगर आप बॉस से बदतमीजी कर दें या बॉस के बारे में कोई बात कह दें या कोई रूल को तोड़ दें। बट होना यह चाहिए कि रूल को तोड़े तो आपको निकाला जाए। बट यहां पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉस के साथ कितनी बनती है, आप कितनी चाटुकारिता कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ज्यादा नए लोगों से मिलने की, अलग अलग रीजन के लोगों से मिलने की, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से मिलने की। जबकि जो लार्ज फर्म्स होती हैं वहां पर ज्यादा चांसेस है, बड़ी बड़ी एमएनसीज में जाइए, कोई ऑनलाइन काम कर रहा है साउथ इंडिया से, कोई काम कर रहा है अमेरिका से, तो अलग अलग लोग वहां पे आपको मिलते हैं, जिससे आपका प्रोफेशनल जो आउटलुक है वो बेटर बनता है। जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, कभी भी आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, बहुत कम बेनिफिट आपको मिलते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग ऐसी ही नौकरियां कर रहे हैं। ओल्ड एज में आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोई पेंशन आपको नहीं मिलेगी। ज्यादातर जो लोग हैं, मोस्ट पीपल जो हैं वो डिपेंड होंगे अपने बच्चों पर बुढ़ापे के अंदर, और ये होता ही है इंडिया के अंदर। बच्चे एक बहुत बड़ा सहारा है माँ बाप का, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। सरकार क्या कर रही है ये मैटर करता है। अगर आप किसी सिक्योर जॉब में हो तो ओल्ड एज तक आपका पीपीएफ का अमाउंट इतना बन जाना चाहिए या आपको पेंशन इतनी मिलनी चाहिए कि आपका बुढ़ापा आसानी से गुजर जाए। बट ज्यादातर लोग क्योंकि अनसिक्योर्ड काम कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है, तो उन्हें ना तो पीपीएफ उनका कटता है, दैट इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। होता ये आप लोग जानते नहीं होंगे, होता ये कि आपकी जो सैलरी होती है, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो उस 1 लाख रुपए में से कुछ अमाउंट कटता है हर महीने। मान लीजिए आपका 1 लाख में से 5,000 रुपए कट रहा है, ये सरकार का एक अकाउंट होता है पीपीएफ, इस अकाउंट में जाता है, सॉरी पीएफ, पीएफ अकाउंट होता है, इसके अंदर जाता है ये। ठीक है, प्रोविडेंट फंड। ये जैसे आप आज इस नौकरी पे हो तो आपका जा रहा है, आपका एक अकाउंट नंबर आपको मिलेगा, आप कल को नौकरी भी चेंज करोगे तो यही अकाउंट नंबर आप उस नौकरी में दोगे और वो फिर कंपनी वाला इसमें पैसे डालता रहेगा। आप मान लो 30 साल तो नौकरी करोगे कम से कम, 30 साल नौकरी के बाद इस पे बहुत इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल जाता है, और 30 साल की नौकरी के बाद जब आप रिटायर होते हो तो आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, जिससे आप अपना बुढ़ापा आसानी से चला सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर आपकी सैलरी आज के जमाने में 30-40 हजार रुपए है या 50,000 रुपए है, तो आपको अगर आप आज के टाइम में रिटायर हो रहे हो तो आपको लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए का अमाउंट मिल जाएगा। दैट इज अ बिग अमाउंट फॉर नाउ किसी भी आदमी के लिए। तो वो उससे कोई अपना ऐसा काम कर सकता है बुढ़ापे के बाद, या उसको बैंक में जमा करा के उसका इंटरेस्ट खा ले, या किसी भी तरीके से अपने लिए कोई घर देख ले, अगर वो अब तक उसके पास घर नहीं है तो कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं इससे बुढ़ापे में उसे दूसरों पर डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने पेंशन बंद की थी तो ये स्कीम लागू की थी, दैट इज कॉल्ड पीएफ स्कीम, प्रोविडेंट फंड। प्राइवेट सेक्टर में भी ये होता है, बट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जहां पर श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, वहां पर ये पीएफ नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब का क्या रोल है? हमारे देश के अंदर बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। ठीक है, 2/3 ऑफ दोज विद सिक्योर जॉब वर्क फॉर द गवर्नमेंट। कई लोग जो सिक्योर्ड जॉब में काम कर रहे हैं उनमें से 2/3 लोग गवर्नमेंट जॉब में ही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हर तरह की फैसिलिटी आपको देती है, वहां पे कोई बाउंड्री नहीं है, कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोशियोलॉजिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो भिलाई स्टील प्लांट है, भिलाई स्टील प्लांट गवर्नमेंट का है, ठीक है, भिलाई नाम का एक एरिया है वहां पर आइए, हैज अवॉइडेड कम्युनल राइट, वहां पर दंगे नहीं होते, बिकॉज इट एम्प्लॉयज पीपल ऑल ओवर द कंट्री हु वर्क टुगेदर, क्योंकि यहां पर पूरे देश से लोग काम करते हैं, जिसकी वजह से यहां दंगे होने के चांस कम हो जाते हैं। यहाँ कोई कोई दो कम्युनिटी काम नहीं कर रही खाली जो लड़े आपस में, या एक कम्युनिटी काम नहीं कर रही, क्योंकि हर तरीके के लोग यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो लोग जब हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, उनके साथ काम पड़ता है, तो आपस में मेलझोल बढ़ता है और दंगे होने की संभावनाएं भी कम होती हैं, आपका दिमाग खुलता है। आप वही एक रिजिड माइंडसेट से काम नहीं कर रहे कि कुछ ही लोगों से आपका मिलना जुलना हो रहा है, उतना ही आपके अंदर दिमाग आ रहा है कि आप अपनी जात में, अपने धर्म में ही फंसे रहो। क्लियर है साहब? आगे देखिए, एब्सेंस ऑफ यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। कई जगहों पर यूनियंस नहीं है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनके हालात और ज्यादा खराब है। यूनियंस वो होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उन वर्कर की अपनी एक यूनियन होगी और उस यूनियन का लीडर होगा जो बात करेगा सीधे मालिक से, ओनर से।
और अगर वर्कर, किसी भी वर्कर को कोई भी परेशानी आ रही है तो यूनियन के सामने रखेगा, और अगर ये परेशानी बहुत जरूरी होगी तो यूनियन का लीडर ओनर के सामने रखेगा, ओनर सिर्फ यूनियन के लीडर से बात करेगा। तो इस वजह से यूनियन एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कहीं ना कहीं कि कोई वर्कर के साथ गलत तो नहीं हो रहा। बट कई सारे सेक्टर्स के अंदर, खासकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कोई यूनियन नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो बार्गेनिंग पावर है अपने मालिक से वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यूनियन एक ऐसा फीचर है ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो आज के टाइम में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लार्जली एब्सेंट है। वर्कर्स जो है वो कलेक्टिवली फाइट नहीं कर पाते प्रॉपर वेजेस के लिए, सेफ वर्किंग कंडीशंस के लिए, वाइल गवर्नमेंट लॉ एग्जिस्ट, जबकि गवर्नमेंट के ऐसे कानून हैं, ठीक है। वर्कर आर ऑफन लेफ्ट टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द एम्प्लॉयर, ज्यादातर जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उन्हें सिर्फ मालिक की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पर छोड़ दिया जाता है कि भाई आपके साथ क्या बातचीत हुई है क्या नहीं। उसमें अगर कम पे बातचीत हुई है तो कम ठीक, ज्यादा पे हुई है तो ज्यादा ठीक, छुट्टी मिल रही है तो ठीक, नहीं मिल रही तो ठीक, ये लोग इकट्ठे होके आवाज भी नहीं लगाएंगे। क्यों? देयर इज नो यूनियन। यूनियन लीडर क्या है कि अगर मालिक ने बात नहीं मानी, काम नहीं करेंगे, कल से पूरी फैक्ट्री बंद। बट यहां क्या होगा, अगर मान लीजिए 4-5 लोग इकट्ठे होकर मालिक के पास जाएंगे, मालिक कि हम कल से काम नहीं करेंगे, मालिक कहेगा मत करो। क्यों? 4-5 लोग ही तो हैं, बाकी लोग साथ देंगे ही नहीं, उन्हें अपना घर देखना है, वो कहेंगे भाई हम तो साथ नहीं देते। बट यूनियन की वजह से वो सब एक साथ हो जाते हैं और यूनियन की बात माननी पड़ती है अगर आप वर्कर हो और आप उस जगह काम कर रहे हो तो यूनियन आपकी बात को रखती है मालिकों के सामने। बट एब्सेंस ऑफ यूनियन की वजह से जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर है आपकी, वो आप नहीं यूज कर पाते, आप पीछे रह जाते हो। तो यूनियन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। अब बात करते हैं इंडिया में जब ग्लोबलाइजेशन आया, जब लिबरलाइजेशन आया, तो उससे क्या क्या चेंज आई इंडियन इंडस्ट्री के अंदर। तो 1991 में आया था, आपको पता है, एलपीजी, इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे, पॉल साइंस वाले भी जानते होंगे। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए ओपन किए कि आइए इन्वेस्ट इन इंडिया, आइए ओपन योर कंपनी इन इंडिया, हम आपको हर तरह का सपोर्ट देने को तैयार हैं। तो एक बड़ी मार्केट इंडिया ने ओपन की पूरी दुनिया के लिए, ठीक है। लोग आए, उन्होंने अपना माल बेचा। तो इससे हमारे जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इस पर क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या हुआ इंडिया के अंदर। देखिए 1990s में हमारी गवर्नमेंट ने एलपीजी को एडॉप्ट कर लिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, स्पेशली जो फॉरेन फर्म्स थी, बाहर की कंपनीज थी, उन्हें एनकरेज किया गया कि आप इन्वेस्ट कीजिए इंडिया के अंदर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कोई बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योर किया हुआ था हमारी कुछ सेक्टर्स को, ठीक है, ताकि वहां पर हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो काम कर सकें और बाहर से अभी फॉरेन प्रेशर ना आए, क्योंकि बाहर की कंपनी के पास बहुत पैसा है, वो इंडियन कंपनीज को टिकने नहीं देगी, ठीक है। तो टेलीकॉम में, सिविल एविएशन में, पावर में अभी इंडियन कंपनी ही थी, लेकिन अब रास्ता खुल गया था बाहर की कंपनीज के लिए। जैसे एग्रीकल्चर में अभी भी इंडिया में खास प्राइवेटाइजेशन नहीं, ठीक है। अब क्या है, नई नई इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा लाइसेंसेस की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, हर चीज के लिए 10 लाइसेंस चाहिए थे, अब लाइसेंस को मिनिमम कर दिया गया, ठीक है। फॉरेन प्रोडक्ट्स अब इंडिया में इजिली अवेलेबल होने लगे इंडिया की शॉप्स पे। 10 तरह के शैम्पू, 10 तरह के साबुन, 10 तरह की गाड़ियां, 10 तरह के स्कूटर, हर चीज मार्केट भर गया, क्योंकि बाहर की कंपनियां इंडिया में माल बेचने आई थी। समझिए आप, जो एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो एक से ज्यादा देशों में प्रेजेंट होती हैं, वर्सेस इंडियन फर्म्स, क्या हालात रहे देखिए। कई सारी जो छोटी और बड़ी इंडियन कंपनीज थी, उन्हें बड़ी बड़ी एमएनसीज ने खरीद लिया। उन्होंने, भाई एमएनसी वर्क ही ऐसे करती है, मान लीजिए मेरी बहुत बड़ी एमएनसी है, अब मैं इंडिया में अपना कारोबार करना चाहता हूं, ठीक है, अब मैं शुरू से सब कुछ शुरू करूं, कोई फायदा नहीं है। यहां की किसी चलती हुई कंपनी को उठाओ और खरीद लो। वो 1 रुपया मांग रहा है, 2 रुपए दो, 2 मांग रहा है, 4 दो, 10 दो, खरीद लो। क्यों? एट द एंड में प्रॉफिट बना लूंगा जब कोई बचेगा ही नहीं मार्केट में, तो क्योंकि सबको मैंने खरीद लिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, पार्ले की ड्रिंक्स आती थी, पार्ले कंपनी की अपनी ड्रिंक्स आती थी इंडिया में, उसे कोको कोला ने खरीद लिया, उस ड्रिंक्स के पार्ट को। बाकी पार्ले अपना बिस्किट विस्किट बना रहा है वो अलग चीज है, कोको कोला ने उसे खरीद लिया। पार्ले का साल का टर्नओवर 250 करोड़ का था, पार्ले का साल का टर्नओवर 250 करोड़ है, जबकि कोको कोला का
पूरी दुनिया का एडवर्टाइजिंग बजट ही 400 करोड़ है। सिर्फ एड में 400 करोड़ साल का खर्च करता है कोको कोला, और पार्ले कंपनी पूरी 250 करोड़ पे चल रही है। तो आप ह्यूज डिफरेंस को देखिए, और उसी ह्यूज डिफरेंस की वजह से इन कंपनियों के लिए आसान हो जाता है इन छोटी कंपनियों को खरीदना, और हाई एडवर्टाइजमेंट की वजह से वो आपके दिमाग पे इंपैक्ट डालते कि कोको कोला पीना है। एक ऐड आती थी पहले, ठंडा मतलब कोको कोला, यानी अगर ठंडा आपको सूझ रहा है तो कोको कोला पीजिए, ट्रेडिशनल ड्रिंक्स को गोली मारिए, कोको कोला पीजिए। ठीक है, क्योंकि इतनी ऐड करेंगे कि आपके दिमाग में छप जाएगा, हर दुकान में, हर पोस्टर पर, हर टीवी एडवर्टाइजमेंट में, हर जगह ठंडा मतलब कोको कोला। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन इससे इंडियन कंपनीज को भी फायदा हुआ। कुछ इंडियन कंपनीज ने ग्लोबली एक्सपेंड किया, जैसे टाटा, अडानी, अंबानी, बिरला, इन्होंने ग्लोबली एक्सपेंड किया और वो खुद मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई। ठीक है, द नेक्स्ट मेजर एरिया ऑफ लिबरलाइजेशन इज रिटेल। अब क्या है, जो बाहर की कंपनियां वो रिटेल में आना चाहती हैं, इंडिया में अभी भी रिटेल में प्राइवेटाइजेशन नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे सर कैसे, मतलब समझाइए, इसे समझा देते हैं। कोको कोला अपना प्रोडक्ट बेच सकती है, बट कोको कोला अपनी कोई रिटेल चेन नहीं ओपन कर सकती। अगर करेगी तो सिर्फ एक प्रोडक्ट कोको कोला बेच सकती है। एक ऐसा आउटलेट, एक ऐसी दुकान नहीं खोल सकती जहां पे वो हर तरह का माल बेचे। जैसे बिग बाजार होते थे इंडिया में, अब तो बिग बाजार खत्म हो गया, उसे रिलायंस ने खरीद लिया। तो रिलायंस के स्मार्ट बाजार होते हैं, स्मार्ट बचत बाजार। या आप इधर दिल्ली से बाहर गुड़गांव की तरफ जाओगे तो एक होते हैं डी मार्ट, डालमिया वाले मार्ट। तो ये इंडियंस हैं दोनों। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिलता है, एक सुपर मार्केट है, आप जहां जाओ जो मर्जी खरीदो। राज मंदिर दिल्ली में बहुत मिलेंगे आपको देखने को, ये सब इंडियन है। कोई बाहर की रिटेल चेन इंडिया में नहीं आ सकती अभी भी। ठीक है, अगर आ गई तो उस दिन इनकी तबाही शुरू है। जो छोटी मोटी आपकी दुकान की, किराने की दुकान है, इनकी तबाही है। इसी वजह से इसको लेके बहुत ज्यादा डिबेट है। इंडिया में नहीं चाहते लोग कि ये आए, क्योंकि जो छोटी ग्रोसरी की दुकानें हैं, टेक्सटाइल की शॉप्स हैं, डिपार्टमेंटल, ये बर्बाद हो जाएंगी अगर ये बड़ी बड़ी स्टोर्स, जैसे अमेरिका में वॉलमार्ट की एक बार चर्चा थी कि वॉलमार्ट इंडिया आ रहा है, वॉलमार्ट इंडिया आ रहा है। इतने बुरे हालात हो गए, इतना ज्यादा सरकार को बैकलैश झेलना पड़ा कि सरकार ने कहा भाई हाथ जुड़ो, मत बुलाओ, उसे वापस भेजो। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हुई। तो अभी भी वॉलमार्ट इंडिया में नहीं आया, हालांकि अभी दूसरे रूट्स अपना रही हैं। जैसे आज के टाइम में जो फ्लिपकार्ट है, वो ओन्ड बाय वॉलमार्ट है। ठीक है, तो अलग अलग रूट से आ रही हैं, बट डायरेक्टली नहीं आ पा रहे हैं। अगर आप वॉलमार्ट का स्टोर देख लोगे ना अमेरिका में, तो खो जाओगे उसके अंदर। इतने बड़े स्टोर होते हैं, इतने बड़े स्टोर होते हैं। वो इंडिया में खुलने लगे तो क्या ही डिजास्टर होगा, पता नहीं। ठीक है, तो ये एक बात है। तो जो मैं बता रहा हूं डिजास्टर होगा, ये भी एक क्या है, ये एक डर है लोगों के मन में। हो सकता है ना हो सकता है कुछ बेटर निकल आए उससे। वॉलमार्ट वाला कहेगा भाई मैं नौकरी भी तो दे रहा हूं लोगों को, अगर मैं ग्रोसरी स्टोर बंद कर रहा हूं तो मैं नौकरी भी तो दे रहा हूं। बट वहीं पे ग्रोसरी स्टोर वाले कहेंगे कि आप नौकरी दे रहे हो, हमें नौकरी नहीं करनी, हम मालिक बनना चाहते हैं। तो यहां वही लड़ाई है। ठीक है, नौकर वर्सेस मालिक। हम बेशक अपना छोटा काम कर रहे हैं, वहां पे हो सकता है हम 10,000 ही कमा रहे हो, आपकी नौकरी में मान लो आप 20,000 दे रहे हो, बट हम मालिक हैं अभी, बाद में आपके यहां नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये भी एक माइंडसेट का फर्क है। आगे बढ़ते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी। गवर्नमेंट अपने कामों से पीछे हटती जा रही है। जो पब्लिक कंपनियां गवर्नमेंट ने बनाई थी, गवर्नमेंट एक एक करके उन कंपनियों को बेचती जा रही है, उसमें प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले एक एयर इंडिया करके कंपनी थी, एयर इंडिया, जिससे बड़े बड़े प्लेन्स उड़ते हैं। एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने बेच दिया, आज के टाइम में टाटा के पास है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को बेच रही है। क्या कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है, प्राइवेटाइज कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है हमसे नहीं चल रही भाई, नुकसान हो रहा है, इससे बढ़िया बेच दो। कैपिटलिज्म की यही थ्योरी है कि एवरीथिंग शुड बी प्राइवेटाइज, हर किसी का निजीकरण कर दो, प्राइवेटाइजेशन कर दो। अब क्या है, जो गवर्नमेंट वर्कर हैं, जो वहां काम कर रहे होंगे, उन्हें डर है कि ये जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, पैसा खींच रही है, इसकी वजह से हमारी नौकरियां कहां जाएगी, गवर्नमेंट जॉब भी कम होती चली जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, जो एयर इंडिया के लोग हैं, अब उन्हें टाटा के अंडर काम करना पड़ रहा होगा ना, टाटा इज अ प्राइवेट कंपनी, तो वो अपने हिसाब से देखेगी चीजों को। दिल्ली में एक सिम आती थी एमटीएनएल, आज भी आती है, लेकिन एमटीएनएल को धीरे धीरे गवर्नमेंट खत्म करती जा रही है। एमटीएनएल के एम्प्लॉय को कह रही है आप जल्दी रिटायरमेंट ले लो।
ठीक है, या उनको कहीं और शिफ्ट कर रही है और कह रही है बंद करो इसे बस, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर समझिए एक बार, यहां पे 2006 में इंडिया में इतने लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे और इतने लोग पब्लिक सेक्टर में यानी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे। अब देखिए गवर्नमेंट सेक्टर में लोग गिरते जा रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में लोग बढ़ते जा रहे हैं, यही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये कौन सी जॉब है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब है, ध्यान रखना, ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब है। तो इंडिया में ये हालात हो रही हैं। एक केस स्टडी के जरिए चीजों को समझते हैं। मॉडर्न फूड्स एक बहुत बड़ी चेन है फूड की, ठीक है, मॉडर्न फूड, ये पहली कंपनी थी इंडिया में जो प्राइवेटाइज हुई, गवर्नमेंट की कंपनी थी जो प्राइवेटाइज हो गई। गवर्नमेंट ने इसे सेटअप किया था हेल्दी ब्रेड्स बनाने के लिए सस्ते रेट पे, ताकि लोगों को सस्ती ब्रेड मिल पाए, ठीक है। अब जब इसे प्राइवेटाइज किया तो 60% जो इसके वर्कर थे उन्हें फोर्स किया गया कि आप रिटायर ले लो इन द फर्स्ट 5 ईयर। प्राइवेटाइजेशन के स्टार्टिंग के 5 सालों में ही उन्हें कहा गया भाई आप रिटायरमेंट ले लो, रिटायरमेंट के बाद जो फायदे हैं वो हम आपको दे देंगे, निकलो यहां से, ठीक है। दूसरी चीज आउटसोर्सिंग एंड लेबर कंडीशन। ये आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग होता है, मान लीजिए मैकडोनल्ड्स इंडिया आया, मैकडोनल्ड्स इंडिया आया, मैकडोनल्ड्स तो बर्गर बनाता है ना, मैकडोनल्ड्स क्या बनाता है? बर्गर बनाता है। अब बर्गर के साथ में उसे सॉस डालनी है उसके अंदर, बर्गर बनाने के लिए जो बंद आएगा वो चाहिए, जो बन होता है वो चाहिए, उसमें टमाटर, खीरा, प्याज, टिश्यू पेपर, उसका कार्टन, उस पे लिफाफा, सब चीज चाहिए ना। ये कहां से आएगी? अमेरिका से लेके आएगा वो? नहीं, ये इंडिया से ही आएगा। बट मैकडोनल्ड्स का काम तो बर्गर बनाना है, टिश्यू पेपर बनाना थोड़ी है। तो मैकडोनल्ड्स अपने टिश्यू पेपर के काम को आउटसोर्स करेगा कि भाई मैं बाहर से टिश्यू पेपर लूंगा। एक कंपनी को कहा कि भाई तू मैकडोनल्ड्स के लिए ही टिश्यू पेपर बनाएगा, ठीक है। तो इसे आउटसोर्सिंग करना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई और कंपनी है, होंडा कंपनी है, होंडा कंपनी को चाहिए टेलीकॉलर जो कॉल करें और कस्टमर से फीडबैक लें गाड़ियों के बारे में। तो उसका काम टेलीकॉलिंग का थोड़ी है कि वो टेलीकॉलिंग, उसका काम है गाड़ी बनाने का। तो टेलीकॉलिंग का जो काम है वो टेलीकॉलिंग के लिए इंडिया की किसी कंपनी को हायर करेगी और उसे बोलेगी कि आप बंदे हायर करके हमारी कॉलिंग कराओ, बात खत्म। हम आपको पर कॉलर मान लो 50,000 रुपए देंगे। अब वो जो कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है, वो 50,000 नहीं देने वाली, ध्यान रखना। वो करेगी इसके अंदर अपनी चोरी और वो सामने वाले को 20,000 ही देगी, 15,000 ही देगी और वहां काम कराएगी, ठीक है। तो ये भी हो रहा है। तो आउटसोर्सिंग एंड लेबर कंडीशन, कंपनीज जो हैं वो अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को रिड्यूस कर रही हैं। अब जो ये लोग टेलीकॉलिंग में काम कर रहे हैं ये होंडा के एम्प्लॉई हैं? नहीं, ये उस इंडियन कंपनी के एम्प्लॉई हैं। तो होंडा को एम्प्लॉय रखने की जरूरत पड़ी और नहीं जरूरत पड़ी, तो वो अपने परमानेंट एम्प्लॉइज को कम कर रही है और आउटसोर्सिंग कर रही है छोटी कंपनियों को। जिन छोटी कंपनियों में रूल एंड रेगुलेशन आपको पता है कितने फॉलो होते हैं, ठीक है, कितना पैसा देना पड़ता है, तो चीजें बच जाती हैं। ग्लोबल आउटसोर्सिंग भी हो रही है। जो एमएनसीज हैं वो आउटसोर्स कर रही हैं अपना काम डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में जहां पे चीप लेबर है। मान लीजिए कोई कंपनी है अमेरिका की, अब उसे टेलीकॉलर चाहिए। अब अमेरिका में टेलीकॉलर तो बहुत महंगे मिलेंगे, तो इंडिया जैसी कंट्री में टेलीकॉलिंग का काम कराओ, वो लोग सस्ते रेट पर काम करवा देंगे, क्योंकि वहां पर लोग जो हैं वो कम रेट में काम करने को तैयार हैं। भुखमरी फैली हुई है, डेवलपिंग कंट्री है, सब हो जाएगा। इंग्लिश बोलने वाला सस्ता यूथ अवेलेबल है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ग्लोबल आउटसोर्सिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। इसलिए आप देखते होंगे दिल्ली जैसे शहरों में, बेंगलोर जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में टेली कॉलिंग की नौकरी बहुत ज्यादा है। बस आप 12th पास कर लो और नौकरी पे लग जाओ। कॉन्सिक्वेंस फॉर वर्कर, वर्कर्स के लिए क्या कॉन्सिक्वेंस है? जो छोटी कंपनी है वो कम वेजेस देगी काम को पूरा करने के लिए। वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी होगी, जैसे मैंने बताया आउटसोर्सिंग के बाद। ट्रेड यूनियन यहां बनेगी नहीं, बड़ी मुश्किल होगी, छोटी कंपनी में ट्रेड यूनियन बन नहीं पाती, और उनसे ज्यादा काम निकलवाया जाएगा, सिंपल। आज के टाइम में क्या स्टेटस है? एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, सर्विस सेक्टर में लोग जो है वो मतलब लगे हुए हैं काफी, बट एग्रीकल्चर जितने नहीं है। सर्विस सेक्टर जैसे शॉप्स, बैंक्स, आईटी सेक्टर, होटल, ठीक है। अर्बन मिडिल क्लास लगातार बढ़ता जा रहा है इंडिया के अंदर, जिनके शौक भी बढ़ते जा रहे हैं ऑफ कोर्स, और वो लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं टेलीविजन से और मीडिया से। तो जो टेलीविजन में चीज दिखाई जाती है उसे आप खरीदना चाहते हैं, वैसा लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं। जॉब इनसिक्योरिटी, बहुत कम लोग इंडिया में सिक्योर जॉब के अंदर हैं।
रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जो है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड इज बिकमिंग इनसिक्योर, क्योंकि उन्हें भी आज के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जा रहा है, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं बना जाता। अगर आपको परमानेंट एम्प्लॉय कोई कंपनी बनाती है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट देने पड़ते हैं। तो कंपनियां आजकल क्या कर रही हैं, चोरी करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखती हैं, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के, एक एक साल में रिन्यू करती रहती हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ये सारी फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं है, कोई पीएफ देने की जरूरत नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी देने की जरूरत नहीं, कुछ देने की जरूरत नहीं। ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक मेजर सोर्स है वेलबींग का, जो लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद अपने काम छोड़ती जा रही है। जब वो काम छोड़ेगी तो लोगों की जरूरत भी कम पड़ेगी, लोगों की जरूरत कम पड़ेगी तो वहां एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा नहीं होगी। इससे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है समाज के अंदर। तो लिबरलाइजेशन कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी लेकर आई है। एक और चीज क्या है भाई, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को खोलने के लिए बड़ी बड़ी जमीन चाहिए, गवर्नमेंट को भी जमीन चाहिए, कोई लैंड प्रोजेक्ट निकालने के लिए, कोई फ्लाईओवर, कोई सड़क निकालने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को लैंड को एक्वायर करना पड़ता है। गवर्नमेंट के पास मान लो जमीन नहीं, तो क्या करेगी, एक्वायर करेगी वहां के किसानों से जिनकी जमीन है, तो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो जब वहां पे इंडस्ट्री सेटअप होगी तो वहां के लोगों को क्या किया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा, जो कई बार इशू बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी जगह से हटना नहीं चाहते। इशू ये है कि इंडस्ट्रीज ऑफन डू नॉट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इन सराउंडिंग एरिया। अब मान लीजिए मैंने अपनी जमीन दी है एक इंडस्ट्री को लगने के लिए, अब होता क्या है, ज्यादातर जब इंडस्ट्री लग जाती है तो वो मेरे जैसे लोग जो यहां रह रहे हैं आसपास, इन्हें नौकरी नहीं देती, वो दूर के लोगों को नौकरी देती है ताकि पंगे कम हो। ठीक है। और मेजर पोल्यूशन करती है, ये भी पंगा है, तो ये भी एक इशू है। तीसरा इशू है डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी आदिवासी एरिया में लगे तो वहां डिस्प्लेसमेंट होती है। ज्यादातर लोग आदिवासी होते हैं जो फैक्ट्रियों से, क्योंकि फैक्ट्रियां लगती हैं जहां मिनरल होता है। मिनरल कहां है, आदिवासी के इलाकों में। फार्मर और आदिवासी प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी जमीन के बदले हमें बड़ा कम कंपनसेशन मिलता है। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जब ये लोग अपनी जमीन से हटा दिए जाते हैं तो मजबूरन इन लोगों को कैजुअल लेबर के तौर पर काम करना पड़ता है बड़ी सिटीज में, और वहां फुटपाथ पर रहना पड़ता है, क्योंकि इन्हें इनकी जमीन का ठीक रेट मिला नहीं, और अब ये मजबूर हैं अपने घर को चलाने के लिए शहरों में जाने के लिए, और वहां पर कोई भी काम मिल जाए वो काम करने के लिए। तो लोग काम ढूंढते कैसे हैं ये भी समझ लेते हैं। हाउ डू पीपल फाइंड जॉब्स। देखिए क्या तरीका होता है, एक होता है एडवर्टाइजमेंट, अखबार में आती है कि नौकरी चाहिए, तो आजकल तो ऐसे naukri.com वगैरह भी आ गया है, बट अखबारों में आती है। और दूसरा होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, पहले ये ज्यादा होते थे। गवर्नमेंट का एक ऑफिस होता था जहां पर आप अपना नाम वाम लिखवाया हो, ठीक है, और आपके लायक कोई नौकरी होगी तो बताएंगे। ठीक है। तो बट बहुत कम लोगों को इससे नौकरियां मिलती है। ज्यादातर नौकरी कैसे मिलती है, पर्सनल कॉन्टेक्ट से। ठीक है, कि आपकी कोई जान पहचान है तो उससे नौकरी मिल गई आपको। कई लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना काम खुद कर रहे हैं, जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, फ्रीलांसर, कोई ट्यूशन टीचर है, आर्किटेक्चर है, फोटोग्राफर है, तो ये खुद अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट से काम चलाते हैं। ये जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट की तरह काम करते हैं। मान लीजिए मेरा कोई जानकार था, ठीक है, मैंने उससे सर्विस ली, उसने बढ़िया काम किया, तो मैं किसी को रिकमेंड करूंगा, फिर वो किसी को रिकमेंड करेगा, तो ऐसे रिकमेंडेशन एक तरह की एडवर्टाइजमेंट है, आपका काम ही आपकी एडवर्टाइजमेंट है। तीसरा, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ गया है, मोबाइल फोन से आपकी जो रीच है वो एक्सपेंड हो गई है, तो अब ज्यादा लोगों को, ज्यादा सर्कल्स को आप केटर कर सकते हो। किसी ग्रुप में आपने डाल दिया कि मेरी ये क्वालिफिकेशन है, कोई काम हो तो बताओ, ठीक है, तो ऐसे भी हो जाता है। तो ये सब पर्सनल कॉन्टैक्ट पे होती हैं चीजें। तो ज्यादातर नौकरियां आपको किससे मिलती हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट से ही मिलती हैं। फैक्ट्रीज में कैसे होता है, हिस्टोरिकली पहले के टाइम में फैक्ट्रियों में जो वर्कर होता था वो जॉबर के जरिए काम पे आता था या कॉन्ट्रैक्टर के जरिए काम पे आता था। मान लो मैंने एक फैक्ट्री खोली, अब मैं उस एरिया के लोगों को तो जानता नहीं, तो मैं वहां एक बंदे को पकड़ूंगा और उसे कहूंगा आज से तू जॉबर है, तू मेरे लिए बंदे लेके आ काम करने के लिए, मैं तेरे को कमीशन दूंगा। तो वही बन जाता था ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर या जॉबर, जो अपने गांव के लोगों को लेके आता था काम के लिए। जैसे कानपुर टेक्सटाइल मिल में जो जॉबर हैं उन्हें मिस्त्री भी कहा जाता था। वैसे तो मिस्त्री हमारे यहाँ जो मकान बनाता है, चीनता है मकान, उसे कहते हैं, बट यहाँ पर कानपुर में
जो जॉबर होता था उसे मिस्त्री भी कहते थे। ठीक, मिस्त्री के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये खुद भी वर्कर होते हैं। ठीक है, ये जो वर्कर को लेके आते हैं वो इनकी सेम रीजन से होता है, सेम कम्युनिटी का होता है। ठीक है, दे हैड द ओनर्स बैकिंग, बॉस से सीधा कांटेक्ट होता है इनका, क्योंकि बॉस ने इन्हें बोला है भाई लाने के लिए वर्कर्स को। बाकी वर्कर के मुकाबले ये बॉस के कैबिन में जा सकता है। ठीक है, लेकिन कई बार कम्युनिटी रिलेटेड प्रेशर भी प्लेस करता है ये वर्कर्स के ऊपर। मान लीजिए कोई वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो बॉस उस वर्कर से बात नहीं करेगा, बॉस उसे बुलाएगा जॉबर को कि भाई क्या चक्कर है, ये रामू काम क्यों नहीं कर रहा ठीक से। तो वो जो जॉबर है वो जाएगा, रामू काम वाम करना है नहीं करना तेरे को, परिवार, क्योंकि वो उसके परिवार को जानता है, उसके गांव को जानता है, वो चाहेगा तो गांव कॉल करके इसके ऊपर दबाव बनाएगा। कल को काम छोड़ के भाग गया तो गांव से पहचान किसकी है, उस जॉबर की, उसी गांव में रहना है, 10 बार बेइज्जत होगा वो, इसलिए जॉबर को रखा जाता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में जॉबर वाला काम तो खत्म हो गया। ठीक है, मैनेजमेंट एंड यूनियन नाउ प्ले अ मेजर रोल इन रिक्रूटिंग। आज के टाइम में जो मैनेजमेंट है वो खुद या यूनियन के जरिए नौकरी पर लोगों को लाया जाता है। इसके अलावा एक हेरिडेटरी एक्सपेक्टेशन भी होती है। मान लीजिए मैं नौकरी छोड़ के गया तो मैं अपनी जगह किसी को लगवा देता हूं, या मेरी जगह कोई बच्चा लग गया मेरा, तो ये भी बहुत होता है। बहुत सारे वर्कर जो होते हैं वो अपनी जॉब अपने बच्चों को पास ऑन कर देते हैं। गॉट इट? आई नो चैप्टर थोड़ा लंबा है, ठीक है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करते रहेंगे तभी पढ़ाई होगी। भाई पढ़ाई में लंबा छोटा तो कुछ नहीं है, पेपर तो देना ही है, और पेपर देना है तो पढ़ते चलो पढ़ते चलो पढ़ते चलो। ठीक है, मन कर रहा है तो 5 मिनट का ब्रेक, इससे ज्यादा लंबा चौड़ा ब्रेक नहीं लेना। 5 मिनट का ब्रेक लो, पानी पियो, फिर बैठो कॉपी पेन लेके और शुरू करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में किस किस तरह के वर्कर होते हैं? पहले वर्कर हैं बदली वर्कर। देखो जी, पहले वर्कर हैं बदली वर्कर। बदली वर्कर कौन होते हैं? बदली वर्कर होते हैं भाई, जैसे नाम से क्या, बदली, यानी इसके बदले में, अगर मान लीजिए मेरा जो रेगुलर वर्कर है वो काम पे नहीं आ रहा, छुट्टी पे है, तो उसकी जगह पर, मान लो 3 महीने की छुट्टी पे गांव गया हुआ है, तो उसकी जगह पर किसी व्यक्ति को मैं काम पे रखूंगा, जिसे मैं क्या कहूंगा, बदली वर्कर कहूंगा, यानी कि सब्सटीट्यूट। ठीक है, अब ये जो बदली वर्कर होगा कुछ टाइम के लिए होगा, तो ये परमानेंट वर्कर नहीं होगा, तो इसे जो सिक्योरिटी परमानेंट वर्कर को मिलती है वो भी इसे नहीं मिलेगी। ये सिर्फ टेम्परेरी वर्क के लिए यहां पर आएगा, और इसे कई बार कॉन्ट्रैक्ट वर्क भी कहा जाता है। गॉट इट? गवर्नमेंट क्या कर रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए? गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पैदा करने की, कि भाई आप खुद कोई काम शुरू करो, हम मदद करेंगे आपकी। खासकर एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज के लोगों के लिए कई सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे मुद्रा स्कीम। मुद्रा क्या है, फुल फॉर्म है इसकी अपने आप में। मुद्रा में क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई छोटा काम शुरू करना है, 10, तो आपको 10 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बिना किसी सिक्योरिटी के। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, अपना कोई काम शुरू करो। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत, ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है, और मेक इन इंडिया, ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जिससे गवर्नमेंट चाहती है इंडिया में ही चीजें बने। तो इंडिया में चीज कौन बनाएगा, इंडियंस बनाएंगे, तो इससे गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट करती है। क्या गोल है इसका? इसका गोल है टू क्रिएट इकोनॉमिक पोटेंशियल, ताकि लोग खुद से काम शुरू कर सकें। खुद, जो हमारे देश में इतने नौजवान लोग हैं, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है फर्स्ट चैप्टर, जो हमारे जवान लोग हैं वो खुद से पोटेंशियल क्रिएट करें लोगों को नौकरियां देने की, इसकी बजाय कि नौकरी मांगे। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम इन कैजुअल लेबर। हमारे यहां पर ज्यादातर जो कैजुअल लेबर होती है वो कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे आती है, उसके ऊपर एक ठेकेदार होता है। ठीक है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहां पे मालिक हर वर्कर से बात नहीं करेगा, वो ठेकेदार से बात करेगा। ठीक है, या कोई ब्रिक यार्ड है जहां पे ईंट का भट्टा, तो वहां पे भी ऐसी होता है। कॉन्ट्रैक्टर इन्हें हायर करता है, कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे ये लोग रहते हैं। इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है वो भी समझ लीजिए। कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो गांव विजिट करता है इन्हें रिक्रूट करने के लिए, जैसे जॉबर जैसा ही है सेम। ठीक है, कई बार इन्हें पैसों की जरूरत है, अब यहां पे ये थोड़ा चेंज हो गया। अगर मान लीजिए इन्हें पैसों की जरूरत है, एडवांस की जरूरत है, तो कई बार वो कॉन्ट्रैक्टर इन्हें पैसे भी उधार पे देता है। साइट तक आने की, जहां काम हो रहा है वहां तक आने के पैसे भी देता है इन्हें। ठीक है, और ये जो लोन है इसे एडवांस के तौर पे देखा जाता है वर्कर के लिए, और ये तब तक उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम करेगा जब तक वो लोन रीपे नहीं हो जाता। तो इसलिए भी वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इन्हें लोन दे देता है। एक तो अपने गांव का आदमी है,
पैसों की जरूरत है भाई, मान लीजिए मैं गांव से इसे लेके आया, अब यहाँ कहाँ रहेगा, तो मैं इसे रहने की जगह भी दे दी, इसे बता भी दिया कहाँ से तुम्हें राशन लाना है, इन्हें बता दिया कि भाई कोई पैसे की जरूरत है, हाँ ले 1000 रुपये ले ले, कर ले अपना काम, मरम पट्टी करवा ले अपनी। अब इन सब के दबाव में वो आदमी रहेगा कि भाई मैं तो तेरे को दिल्ली लेके आया, तू अब ऐसे कर रहा है मेरे साथ, दगा कर रहा है तू मेरे साथ, तो दबाव में रहता है वो, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ के जल्दी नहीं जाएगा, ठेकेदार को छोड़ के जल्दी नहीं जाएगा, कहेगा नहीं अच्छा आदमी है। ठीक है, एग्रीकल्चर लेबर से अगर हम इसको कंपैरिजन करें, पहले के टाइम में जो एग्रीकल्चर लेबर होता था वो अपने लैंडलॉर्ड से टाई होता था, क्योंकि उसने लैंडलॉर्ड से उधार लिया हुआ है। ठीक, आज के टाइम में जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वहां पे वर्कर जो है वो अभी भी डेप्ट में, यानी उधारी में है कॉन्ट्रैक्टर के, लेकिन कोई सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है। वहां पे एक सोशल ऑब्लिगेशन होती थी कि भी गांव में है, अपनी गांव का है, काम कर रहे हैं अपने गांव में, कहां जाएंगे, और यहां पर उनके पास ऑप्शन है जाने के, भाई इसका उधार पूरा करके कहीं और मूव कर जाएंगे, उसमें नहीं था। तो यहाँ सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है आज के टाइम में, पहले सोशल ऑब्लिगेशन ज्यादा थे, समाज का दबाव ज्यादा था। फ्रीडम पहले के मुकाबले फ्री है अपना एम्प्लॉयर चुनने के लिए, पहले के फ्री नहीं थे। पहले क्या है, गांव में 2-4 ठेकेदार हैं, उन्हीं के यहाँ काम करना है, जो गांव में पूंजीपति लोग हैं उन्हीं के यहाँ काम करना है, नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, यही मालिक लोग हैं हमारे। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आप आजाद हैं पहले के मुकाबले कुछ भी काम करने के लिए, कहीं भी काम करने के लिए, तो पहले के मुकाबले ज्यादा फ्री है, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आप कहीं और भी जा सकते हैं। माइग्रेशन बहुत होती है, ज्यादातर पूरी पूरी फैमिली भी माइग्रेट कर जाती है, बच्चे भी माइग्रेट कर जाते हैं और पेरेंट्स की मदद करते हैं काम में। आपने देखा होगा कई सारी साइट्स में एक आदमी काम कर रहा है और उसकी बीवी भी वहीं पे काम कर रही है, ईंटें उठा रही हैं, बच्चे वहीं खेल रही हैं, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो भी काम करने लग जाते हैं, किसी चाय की टपरी पर काम कर रही हैं। ठीक है, काम कैसे किया जाता है, मैनेजेरियल कंट्रोल, एक मैनेजर होता है जो अपना कंट्रोल करता है पूरे काम पर, और काम मैकेनाइजेशन होती जा रही है, यानी मशीन के जरिए होता जा रहा है। सारे वर्कर्स के ऊपर एक मैनेजर होगा जो उन्हें कंट्रोल करेगा, और उसका काम क्या, उसका काम है इन वर्कर्स से ज्यादा काम को एक्सट्रैक्ट करना, ज्यादा काम करवाना इनसे। ठीक है, तो कैसे काम ज्यादा कराएंगे, उनको काम ज्यादा लंबा टाइम के लिए काम देना, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करवाना उनसे। ठीक है, उसी पैसों में काम की इंटेंसिटी बढ़ा देना, कि भाई पहले मान लो मैं कल 10 बोतल बनाने के लिए दे रहा था एग्जाम्पल के तौर पे, आज मैंने 12 दे दी, इस अब काम पूरा करके जाना है भाई, अब काम वो 8 घंटे में होता था, अब 2 बोतल एक्स्ट्रा है, आधा घंटा और लगेगा, करो 12 करनी है, तो उस पर और प्रेशर डाला जाए काम का उसी गिवन टाइम पीरियड के अंदर। तो ये तरीके होते हैं, काम का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो आदमी मजबूरन काम करता है। मशीनरी का क्या रोल है, मशीनरी की वजह से प्रोडक्शन बढ़ने लग गई है, पहले जो हाथ से चीजें होती थी वो तेजी से हो रही हैं, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम भी है कि मशीन के आने से खतरा है, ये वर्कर को रिप्लेस करती है। एक मशीन आ गई तो मान लो 10 वर्कर चले गए, उनका काम खत्म। जैसे आप बैंक में देखो, पहले लोग बैंक में पासबुक प्रिंट कराने के लिए जाते थे, जिसमें देखते थे वो कितना पैसा आया कितना गया, वो उनके पास प्रूफ होता था। आजकल क्या है, ऑनलाइन एप्स आ गई हैं, जिससे क्या है अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं, तो बैंक में पासबुक वाले का काम खत्म। पहले लोग बैंक में पैसा निकलवाने जाते थे, अब एटीएम मशीन लगा दी, काम खत्म बैंक में। तो बैंक से काम खत्म होते जा रहे हैं, क्यों, मशीनें आ गई हर चीज की, पैसे डिपॉजिट कराने डिपॉजिटिंग मशीन आ गई है। तो ऐसे ही फैक्ट्रियों में भी हो रहा है। कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ने मशीनों को एक डेंजर के तौर पे देखा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि मशीनों के आने से लोगों की नौकरियां जाती हैं। ठीक है जी, तो ये आप पढ़ सकते हैं। गांधी इसका ऑल्टरनेटिव क्या बताता है, गांधी ये ऑल्टरनेटिव बताता है कि भाई चरखा चलाओ, है ना, जो आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा लोग ऐसा नहीं करेंगे, लोगों की जिंदगी बहुत तेज हो गई है, उन्हें ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही है, मार्क्स ने भी इसे देखा और मार्क्स ने बताया कि भाई मशीनें जो हैं वो लोगों की नौकरियां छीन रही हैं, बट क्या करें, और ऑप्शन नहीं है, तरक्की का यही साधन आज के टाइम में हमें दिखाया जा रहा है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल जो वर्कर हैं उनके वर्क एक्सपीरियंस की। सबसे पुराना काम इंडिया में टेक्सटाइल का है, कपड़े का है, कॉटन का है। पहले तो कॉटन ही होता था, आजकल ये आ गए हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन वगैरह वगैरह। वर्कर्स ऑफन डिस्क्राइब देमसेल्फ एज एक्सटेंशन टू मशीन, मशीन के अलावा हम भी हैं जो और एक्स्ट्रा काम करेंगे। एक केस स्टडी यहां पर लेते हैं, कॉटन मिल कानपुर में जो थी उसकी फिजिकल डिमांड क्या है। अब यहां पर क्या है, देखो कॉटन मिल है तो कॉटन
जो है वो बनाया जाता है। कॉटन बनाने के लिए एक जो इंसान है उसकी फिजिकल डिमांड क्या है, आपको 24 घंटे, आपने देखा वो बुनकर जो बुनते रहते हैं, बड़ी मशीन होती है, उस पर अलग अलग हाथ पैर चला रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं उनके, हाथ भी चल रहे हैं। तो इसके अंदर टोटल एनर्जी चाहिए, आंखें, गर्दन, पैर, हाथ सब एक साथ मूव करने चाहिए, लगातार आपको वीविंग करनी है एक ही तरीके से। फोकस आपका पूरा मशीन पे होना चाहिए, इसीलिए ऊपर लिखा था मशीन के साथ इंसान, यानी इंसान अब मशीन का एक्सटेंशन बन गया है। ठीक है, मशीन के पेस के साथ आपको काम करना है। अगर मशीन तेज है तो आपको भी तेज काम करना है, मशीन धीरे है तो आपको भी धीरे काम करना है। तो मशीन के ऊपर इंसान डिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में हो गई है। काम ज्यादा निकलवाने के नए नए तरीके हैं ये वर्कर से, और कुछ नहीं। एक और केस स्टडी यहां पर लेते हैं, मॉडर्न ऑटोमोबाइल फैक्ट्री मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति इंडिया की कंपनी है। हाई स्पीड प्रोडक्शन यहां पर होती है, 2 कार हर मिनट असेंबली लाइन पे रोल ऑफ कर दी जाती है। ठीक है, वर्क इंटेंसिटी एंड ब्रेक, जो वर्कर्स हैं उन्हें पूरे दिन में 45 मिनट का ब्रेक मिलता है। ठीक है, 2 चाय के ब्रेक मिलते हैं 7.5 मिनट के, और एक लंच का ब्रेक मिलता है 30 मिनट का, तो टोटल हो गए 45 मिनट। प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर जो वर्कर हैं वो थक जाते हैं 40 की उम्र आते आते, जवानी में तो बहुत काम कर लेते हैं, बट 40 की उम्र आते आते वो थक जाते हैं और वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेना शुरू कर देते हैं, काम छोड़ना शुरू कर देते हैं। काम नहीं हो पा रहा, आपने काम के पेस को इतना तेज किया हुआ है। अब आप कहोगे सर फिर तो ऐसे जो मालिक है उसे नुकसान होता होगा, नहीं हो रहा, पॉपुलेशन इतनी है, वो कहता है जाओ और आ जाएंगे नए, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रही है लेकिन धीरे धीरे परमानेंट जॉब गिरती जा रही है, लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया जा रहा है काम करने के लिए। इससे जो कंपनी है उसे अपने वर्कर्स के प्रति ज्यादा सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ रही, उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देना पड़ रहा, पीएफ नहीं देना पड़ रहा, हर चीज से वो बच जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज एक और हो रही है, आउटसोर्सिंग एंड जस्ट इन टाइम। जो फर्म है वो अपने कई सारे कामों को आउटसोर्स कर रही है। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, मारुति को ले लो आप, मारुति है, अब मारुति में जो झाड़ू लगा रहा है, सफाई करने के लिए भाई लोग चाहिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो अब वर्कर को भी मैं हायर करूं, स्वीपर को नहीं, अब नहीं हो रहा। अब क्या है, मैं कंपनी को बुलाता हूं, उस कंपनी को कहता हूं मुझे भाई ये फ्लोर व्लोर साफ चाहिए, 10 लोग चाहिए मुझे, तू जिम्मेदार है, मैं तेरे को पैसा दूंगी, तू इन्हें दियो, और कुछ भी गड़बड़ होगी मैं तेरे से बात करूंगी। आप देखते होंगे किसी भी कंपनी में जाइए, जो वॉचमैन होता है, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, जो वॉचमैन होता है उसे कॉलेज ने या स्कूल ने हायर नहीं किया होता, ध्यान रखना। उसकी ड्रेस पे देखना किसी ना किसी कंपनी का लोगो, बैच पहना हुआ होता है उसने। वो जो बैच होता है वो उस कंपनी से, उस स्कूल का, कॉलेज का, कंपनी का रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह की आउटसोर्सिंग ही है ये जो की जा रही है। क्लीनिंग में, सिक्योरिटी में, कोई पार्ट्स मैन्युफैक्चरर, मान लो मेरी कार की कंपनी है तो टायर मैं नहीं बना रहा, तो टायर कहीं से मंगा रहा हूं मैं, वो टायर कोई और कंपनी बना रही है। दूसरा, जस्ट इन टाइम सिस्टम, क्या है ये, सप्लायर सेंड पार्ट एवरी 2 आवर। अब क्या है, हर 2 घंटे में पार्ट्स आ रहे हैं, हर 2 घंटे में पार्ट्स आ रहे हैं ताकि काम तेजी से हो सके, जस्ट इन टाइम। इफेक्ट क्या है, कीप कोस्ट लो फॉर द कंपनी, इससे कंपनी की कोस्ट कम पड़ती है। अब मान लो मैं खुद स्वीपर हायर करता हूं, तो मैं हो सकता है गलत तरीके से हायर कर लेता, उसे ज्यादा पैसे दे देता, या एक दिमाग में और एक्स्ट्रा काम रहता है इन्हें हैंडल करने का। अब क्या है, खत्म, मैंने उस कंपनी से बात की, इतने पैसों में वो सब कंपनी देखेगी, बंदा आज नहीं आया मुझे चिंता नहीं करनी, वो कंपनी अपना भेजेगी किसी और को सब्सटीट्यूट। ठीक है, तो सारी टेंशन खत्म हो रही है मेरी। बट क्रिएट इमेंस टेंशन फॉर वर्कर, वर्कर के लिए बहुत टेंशन है। इफ सप्लाईज आर डिले, अगर सप्लाई पीछे से डिले आएगी तो प्रोडक्शन का टारगेट सफर करेगा। इफ दे अराइव लेट, अगर वो लेट आएगी तो वर्कर को उसे कैचअप करना पड़ेगा। वर्कर के लिए ही हर तरफ से मारा मारी है। यानी मान लीजिए मैंने टायर मंगाए हुए हैं, अब गाड़ी बन गई है, टायर नहीं आ रहे, टायर नहीं आ रहे मतलब माल कंप्लीट नहीं है, गाड़ी कंप्लीट नहीं है। अब टायर आ नहीं रहे, अब टायर नहीं आएंगे तो जो प्रोडक्शन है वो सफर करेगी, जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। अब मान लीजिए 10 दिन में गाड़ियां डिलीवर करनी है मुझे, टायर आए नहीं है, टायर अगर आज नहीं आए, मान लो 2 दिन बाद आए, तो अब मेरे पास 7 दिन ही बचे ना सब में टायर लगाने के लिए। तो वर्कर के ऊपर ही प्रेशर बढ़ा, क्योंकि उसे बोला गया भाई मुझे तो इस तारीख को चाहिए काम, जैसे मर्जी। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, हर तरफ से वर्कर मर रहा है, ये फैक्ट्रियों में हालात है। अब आते हैं आईटी सेक्टर में, वो ये नहीं कह सकता कि साहब आपके टायर लेट आए हैं, अरे भाई
कोई मतलब नहीं, काम देना है तो देना है, चाहे रात को रुक के करो। वो कहेंगे पहले टायर नहीं आते फिर क्या कर रहे थे, खाली भी तो बैठे थे, अब करो काम। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर, जिसे आज के टाइम में दुनिया पागल है, लोग भागे जा रहे हैं इस काम के पीछे। गुड़गांव भरा पड़ा है, नोएडा भरा पड़ा है, बेंगलोर भरा पड़ा है आईटी सेक्टर में। यहां पे जो वर्क फोर्स है वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, जो ज्यादातर मिडिल क्लास से आते हैं और वेल एजुकेटेड है। यहां पर जो काम है वो सेल्फ मोटिवेटेड काम है, क्रिएटिव काम है, लेकिन इसे भी प्रोसेस में डिवाइड कर दिया है, बट ऑफन सब्जेक्ट टू टेलरिस्ट लेबर प्रोसेस। टेलर एक बहुत बड़े आप कह सकते हो सोशियोलॉजिस्ट भी मान सकते हो, बिजनेस स्टडीज जो बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स वाले, वो टेलर का नाम जानते हैं। टेलर ने अपना तरीका बताया था जिसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, जिसके जरिए उसने बताया था कि कैसे वर्कर से आप ज्यादा काम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर वही सिस्टम काम करता है, टेलर वाला सिद्धांत, टेलरिज्म कहते हैं इसे। अब वहां पर क्या है आप समझिए, वर्क आवर का बड़ा मामला है। देखिए शहरी लाइफ, आईटी हब जैसे बेंगलोर में, हैदराबाद में, गुड़गांव के अंदर जिसे गुरुग्राम कहते हैं, वहां पर लेट नाइट तक काम हो रहा है, रात को भी काम हो रहा है। इसी वजह से वहां के जो शॉप्स और रेस्टोरेंट हैं वो रात को भी ओपन रहते हैं उन प्रोफेशनल्स की नीड को केटर करने के लिए। तो सिटी लाइफ कैसे वर्क कर रही है देखिए, सिर्फ उनके काम करने से बाकी लोग भी इंपैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, चाइल्ड केयर, अब मान लीजिए पति पत्नी दोनों काम पे जा रहे हैं, तो बच्चा कौन संभाले, परिवार तो छोटे हो गए ना, न्यूक्लियर फैमिली हो गई, दादा दादी है नहीं, तो बच्चे कौन संभाले। तो क्रंच सर्विस शुरू हो गई है, क्रंच, जहां पर सुबह सुबह मां अपने बच्चे को छोड़ाती है और जॉब से आते हुए बच्चे को ले आती है। कई सारी कंपनीज ने तो अपनी कंपनी के नीचे ही क्रंच खोल दी है। ठीक है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म होता जा रहा है, डिसअपेयर होता जा रहा है, लेकिन आजकल दोबारा देखने को मिल रहा है। क्यों? जो लड़का और लड़की शादी करके अब काम पे जा रहे हैं, उन्हें ये महसूस हो रहा है कि यार बच्चे को पालना क्रंच में बड़ा मुश्किल है, तो ग्रैंड पेरेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है चाइल्ड केयर के लिए। आपने देखा होगा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जब बच्चे मेड के हाथों सारे दिन बैठे रहते हैं तो बच्चे कई गलत आदतें सीख लेते हैं, गलत भाषा सीख लेते हैं, कैजुअल भाषा सीख लेते हैं। जो ये सेल्फ सोफिस्टिकेटेड पेरेंट्स, मिडिल क्लास वेल एजुकेटेड पेरेंट जो अच्छा कमा रहे हैं, ये नहीं चाहते, दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी एलीट, बेटर हो। तो इसलिए अब वो ग्रैंड पेरेंट्स को चाहते हैं कि वो ग्रैंड पेरेंट रहेंगे तो कम से कम वैल्यूज तो बच्चे में जाएगी। ठीक है, तो ये दोबारा से होने लगा है। अब आते हैं डिबेट पे, इकोनॉमी वर्सेस डी स्किलिंग। डी स्किलिंग, स्किल का उल्टा, जैसे हमने डिस इन्वेस्टमेंट पढ़ा, इन्वेस्टमेंट निकल ही रही है, वैसी स्किल जो इंसान में थी अब वो किसी काम की नहीं रही। समझिए, जैसे नॉलेज इकोनॉमी किसे कहते हैं, पहले एक और वर्ड समझिए, नॉलेज इकोनॉमी। तो जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, ग्रोथ को जो चीज डिस्क्राइब करती है दैट इज नॉलेज इकोनॉमी। ठीक है, उसी तरह आप क्या है, सोशियोलॉजिस्ट इस बात को लेके क्वेश्चन करते हैं कि अलग अलग स्किल को आप कैसे कंपेयर करोगे। मान लीजिए एक फार्मर है, उसे अपनी एग्रीकल्चर की नॉलेज है, डीप ट्रेडिशनल नॉलेज है वेदर की, सॉइल की। वहीं पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसे अपनी टेक्निकल नॉलेज है। तो आप इनकी स्किल को कैसे एक पैमाने पर नापोगे या कैसे उन्हें डिफरेंशिएट करोगे? स्किल तो दोनों है, दोनों अलग अलग तरीके की है, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा एक डी स्किलिंग आर्ग्यूमेंट है जो हैरी ब्रेवरमैन ने रखा। उन्होंने कहा कि मशीन के आने से जो इंसान है वो एक्चुअल में स्किल्ड नहीं बन रहा, वो डी स्किल बन हो रहा है। क्यों? जो उसके पास पहले स्किल थी वो स्किल अब किसी काम की नहीं रही, उसे डी स्किल कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फार्मर्स के पास HYV सीड आया, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, फर्टिलाइजर आया, पेस्टिसाइड है, कंपनियां उन्हें बता रही है कैसे उगाओ। ठीक है, तो इससे जो उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो जा रही है। सेम वैसे यहां पे हो रहा है, जो आर्किटेक्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, जो उनकी पुरानी नॉलेज थी, वो पुरानी नॉलेज अब किसी काम की नहीं रही। उसकी बजाय कंप्यूटर आ गए हैं जो उनका टास्क उनसे बेटर कर पा रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं कि ऐसे करो। तो ये चीज अब यहां पर देखिए, आईटी सेक्टर के अंदर वर्क कल्चर बड़ा चेंज हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि लेट नाइट्स तक जागने वाला सिचुएशन। इसके अलावा अब नौकरी 8 घंटे की रही नहीं, कहने को 8 घंटे की है, बट एक्चुअल में एक एवरेज वर्क डे 10 से 12 घंटे का हो चुका है आईटी सेक्टर के अंदर। नाइट आउट बड़े कॉमन हो गए हैं एम्प्लॉइज के लिए कि वो ओवरनाइट तक काम कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, क्योंकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट करनी है। पहले क्या होता था, पहले होता था भाई आज का काम किया, अब कल का काम कल देखेंगे। आजकल वो सिचुएशन नहीं है।
आजकल कंपनीज आपको मजबूर कर रही है, टारगेट दे रही है कि भाई इस तारीख तक ये काम चाहिए, उसके लिए आपको पूरी रात जागना पड़े तो पूरी रात जागना पड़ेगा। फिर क्या है, टाइम डिफरेंस का बहुत फर्क है। अब मान लीजिए आपका जो क्लाइंट है कंपनी में, वो क्लाइंट कहाँ का है, यूएस का है, तो आपको उसके हिसाब से काम करना है, उसके हिसाब से आपकी क्लॉक चलेगी। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा पंगा है। अंडर एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट कोस्ट एंड टाइमलाइंस आर यूजुअली अंडर एस्टिमेटेड इन टर्म ऑफ मैन डे। जो प्रोजेक्ट है वो काम होगा 30 दिन का, कहेंगे 20 दिन में करना है, उसे एस्टिमेशन ही गलत लगाएंगे उसके। मैन डे यानी कितने लोग कितने दिन में काम को निपटा सकते हैं, ये कैलकुलेशन ही गलत तरीके से लगाएंगे। नॉर्मली तो 8 घंटे के हिसाब से लगनी चाहिए, बट 8 घंटे के हिसाब से लगाएंगे नहीं, जिस वजह से जो इंजीनियर्स होंगे, जो काम करने वाले लोग होंगे, उन्हें एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़ेगा डेडलाइन को मीट करने के लिए। और फिर कहेंगे कि ये काम में गड़बड़ नहीं है, आप में गड़बड़ है, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने लंबे आराम क्यों ले रही हैं, आप स्लो काम क्यों कर रही हैं, ये प्रॉब्लम हो चुकी है। एक और चीज कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सी टाइम। इट थियोरेटिकली गिव एन एम्प्लॉय फ्रीडम टू चूज देयर वर्किंग आवर। यहां पर क्या, वर्किंग आवर चूज करने की आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कि एम्प्लॉय को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये थियोरेटिकल है, बट एक्चुअल में क्या होता है देखिए, इट इज यूज्ड टू लेजिटिमाइज एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, मीनिंग एम्प्लॉइज इफेक्टिवली हैव टू वर्क एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू फिनिश द टास्क। समझिए, आपको एक काम दे दिया, ठीक है, ये एमएनसीज में हो रहा है आजकल, आपको एक काम दे दिया, अब आपको बोला कि इस हफ्ते के एंड में आपको एक काम मुझे दिखाना है, आप जब मर्जी काम करो, आप चाहे पूरे दिन आज काम मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब आपने शुरुआत के 2 दिन तो मान लो काम नहीं किया, अब जो आखिरी 3 दिन बचे ऑफिस के, आप लगे पड़े हो, दिन रात एक कर रहे हो और उस काम को करके दे रहे हो। तो ये एक बड़ा बुरा, इसका एक्चुअल में ये हो रहा है। उसके कह रहे हैं हम तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, आप 10 बजे शुरू करो, आप रात को 8 बजे तक खत्म कर दो, आप 12 बजे शुरू करो, रात को जब मर्जी शुरू करो, जब मर्जी खत्म करो, फ्लेक्सिबल टाइम दे रखा है हमने। तो देखो हम कितना सोचते हैं कंपनी के बारे में, लेकिन एक्चुअल में काम तो है ही वो 10-12 घंटे का, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी देने से कुछ होना ही नहीं है, एट द एंड करके देना ही पड़ेगा आपको काम। तो ये एक चीज है। प्रोजेक्ट प्रेशर के अलावा जो एम्प्लॉइज हैं वो कई बार ऑफिस में लेट तक जागते हैं, लेट तक रहते हैं, क्यों, इस ताकि उनके जो कोलीग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बना रहा है, पीयर प्रेशर कि यार ये तो जाग रहा है। कई बार आपका मैनेजर ही कह देगा कि भाई इसको, रवि को देखो, रवि तो क्या नाम है, ऑफिस के बाद भी 1-1 घंटे रुक के काम करता है, तुम्हें क्या घर जाने की ऐसी पड़ी हुई है। ये भी एक बड़ी है। और बॉस की नजर में भाई मैं तो बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, बॉस देख रहा नहीं, ये तो बड़ा काम करता है, रात को भी सब चले गए थे लेकिन ये काम कर रहा था। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अपने मैनेजमेंट को इंप्रेस करने के चक्कर में भी एम्प्लॉइज देर रात तक रुक रहे हैं, एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपको पैसा कौन बढ़ाएगा, आपका बॉस बढ़ाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं माइनिंग इंडस्ट्री की। वर्किंग कंडीशन और लेबर रेगुलेशन कैसे हैं माइनिंग इंडस्ट्री में। आपको पता है माइंस, खदानें होती हैं, ज्यादातर जमीन के अंदर होती हैं, कुछ जमीन के ऊपर भी होती हैं। कोल माइंस में इंडिया में 5.5 लाख वर्कर काम करते हैं, 5.5 लाख वर्कर। लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने कई सारे लॉ बनाए हुए हैं, जैसे द माइन एक्ट ऑफ 1952, जो कहता है कि काम में आपको पूरी सेफ्टी मिलनी चाहिए, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन का ध्यान रखा जाना चाहिए, और इसके लिए कोड भी बना था अलग से 2020 के अंदर, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में बना था। इसका प्रोविजन है कि आप मैक्सिमम स्पेसिफाई मैक्सिमम वीकली वर्कर, कि एक हफ्ते में एक आदमी कितना काम कर सकता है, ये उसमें लिखा हुआ है। अगर ओवर टाइम काम करेगा तो कितनी पेमेंट मिलेगी, ये लिखा हुआ है। ये सारी बातें, सेफ्टी रूल्स लिखे हुए हैं, बट ये क्या एक्चुअल में पूरे होते हैं, नहीं होते। होता क्या है, आपसे काम करा रहे हैं 10 घंटे, आपसे रजिस्टर पे साइन करा रहे हैं 8 घंटे का, आपको करना पड़ेगा, क्यों, वरना काम नहीं मिलेगा आपको, कल से निकाल देंगे। आप किसको बोलो, किसको करो कंप्लेंट, कुछ सुनने वाला नहीं कोई। ये एक परेशानी है। कई बार सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करते, आपको जो ग्लव्स चाहिए, जो मास्क चाहिए, जो हेड सपोर्ट चाहिए, नहीं मिल रहा, क्यों, पैसा बचा रही हैं। इससे क्या है, बाद में कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर परेशानी हो जाती है बड़ी। तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो कई बार इन लॉज को फॉलो नहीं करती। इसके अलावा सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ये एक बॉडी प्रैक्टिस है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो प्रॉपर वर्कर रजिस्टर ही नहीं बनाता। अब मान लीजिए कोई वर्कर है, वो दब के मर गया, अब हिसाब से तो एज अ माइन का ओनर मुझे उसे कंपनसेट करना चाहिए, बट मैं कहूंगा मुझे नहीं पता कौन है, मेरे यहाँ तो काम ही नहीं करता, देखो रजिस्टर में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो ये एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करने के लिए, उसके बेनिफिट्स
को अवॉइड करने के लिए उसे काम पे लगाया जा रहा है बिना रजिस्टर में एंटर किए। और ये वर्कर बात जानता है, लेकिन वो मजबूरी में काम कर रहा है क्योंकि काम नहीं है। दैट्स वाई ही हैव टू वर्क। कई बार इन्वायरमेंट को भी नेग्लिजेंट मतलब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कंपनीज फेल हो जाती हैं, जो मान लो बहुत बड़ा होल किया, खदान थी, सब निकाल लिया, अब उसे बंद भी तो करना है। पैसे बचाने के चक्कर में उन होल्स को ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। जबकि ये कंडीशन है कि अगर आपकी कोई माइंस है, जब काम हो जाए तो आपको उसे बंद करके जाना है या उसे एंड में बंद करना है। बहुत हजार्डियस कंडीशन है। अंडरग्राउंड माइनिंग में खतरा रहता है कि वहां पानी ना भर जाए, आग ना लग जाए, छत ना गिर जाए, गैस, दम घोटू गैस जिससे लोग मर जाते हैं, और वेंटिलेशन ना मिलने के कारण। ये बड़ी प्रॉब्लम है। इससे वर्कर पे हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, टीबी जैसी बीमारी, सिलोकोसिस जैसी बीमारी उसे हो जाती है, जो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। और उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो इलाज करा लें इसका। सिंपल सी बात है भाई। ओवरग्राउंड माइंस जो ग्राउंड के ऊपर होती है, उनमें क्या है कि भाई क्योंकि आप काम कर रहे हो सूरज के अंडर, हैवी सन है, तो हॉट सन, रेन, इससे कोई बचाव नहीं है। इंजरीज है, माइन ब्लास्ट हो गई, कोई चीज सर पे गिर गई, तो ये बड़े खतरे हैं। तो एक्सीडेंट रेट बहुत ज्यादा है इंडिया में। बाकी देशों के मुकाबले एक्सीडेंट रेट माइंस में बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल नहीं होते पैसा बचाने के लिए। कोई नहीं भाई, लगे रहो, थोड़ा सही रह रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिश प्रोसेसिंग प्लांट में क्या हालात हैं? जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं उनकी क्या कंडीशन है? ज्यादातर फिश प्रोसेसिंग प्लांट में, मछली का जहां काम किया जाता है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला में यंग विमेन काम करती हैं। सिंगल यंग विमेन इसमें काम करती है। लिविंग कंडीशन क्या है? ये लोग 10-12 वर्कर एक छोटे से कमरे में रहते हैं। समटाइम वन शिफ्ट मस्ट वैकेट फॉर द नेक्स्ट। कई बार एक इंसान को हटना पड़ता है, तब दूसरे आदमी के लिए जगह बनती है वहां सोने के लिए। इन्हें हायरिंग क्यों करते हैं? क्योंकि यंग विमेन को दबाना आसान है, सबमिसिव वर्कर होती है, उसे मजबूरी का फायदा उठाना उसका आसान है। जो मेल माइग्रेंट्स होते हैं, जो मेल हैं दूसरी जगह से आए हैं, वो ज्यादातर या तो अनमैरिड होते हैं या अपनी फैमिली को गांव में छोड़ के आते हैं। इनके पास बहुत कम टाइम होता है और पैसा होता है सोशलाइज करने का, लोगों से मिलने का, ठीक है। तो ज्यादातर ये अपने फेलो माइग्रेंट वर्कर में ही इंटरेक्शन इनकी लिमिटेड हो जाती है। तो इन्हें कोई बहुत ज्यादा अलग से नॉलेज नहीं मिलती, काम करने का तजुर्बा नहीं मिलता। उन्हीं लोगों में घुसे हुए हैं, क्योंकि 12-12 घंटे तो वहीं काम करने हैं, फिर घर आके खाना बनाना है, फिर सो जाना है, फिर अगले दिन फिर काम पे निकल जाना है। इसका सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट क्या है? ये देखने को मिलता है फ्रॉम अ नेशन ऑफ इंटरफेयरिंग ज्वाइंट फैमिली। हमारे देश में ज्वाइंट फैमिलीज बहुत ज्यादा हैं। ये जो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, ये हमें लोनलीनेस की तरफ धकेल रही है, वल्नरेबिलिटी की तरफ धकेल रही है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है इसका? जो यंग विमेन है, जो माइग्रेशन है, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस भी शो करती है कि यंग विमेन आके किसी शहर में काम कर रही है, एक मेल वर्कर आके काम कर रहा है, वो आजाद है सामाजिक बंधनों से, आर्थिक बंधनों से। कुछ पैसा आ रहा है, चाहे कम आ रहा है, बट वो आपको आजादी महसूस करा रहा है। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट भी है इसका। जहां पहले आप परिवार के नीचे दबे हुए थे, समाज के नीचे दबे हुए थे, अब आप उनसे बेटर कर पा रहे हो। होम बेस्ड वर्क पेपर में बहुत आता है। होम बेस्ड वर्क मतलब एमएनसीज की तरह नहीं कि घर से काम कर रहे हो ना, घर पे ही काम कर रहे हो। ये काम फैक्ट्री में जाके होगा ही नहीं, ये काम घरों में होता है। जैसे मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर आया मेरे घर पे और कहा कि भाई अगरबत्ती बनानी है, बनाओगे? एक अगरबत्ती का 1 रुपया मिलेगा बनाने का। आपको मटेरियल सप्लाई दे दिया, आपको शाम को आके गिन ली, भैया आपने 50 अगरबत्ती बनाई, लो 50 रुपए लो, ठीक है। ऐसे होता है। लेस का काम, जरी का काम, कारपेट का काम, बीड़ी बनाने का काम, अगरबत्ती बनाने का काम, ये घरों में होता है, ठीक है। ज्यादातर ये काम कौन करता है? घर में कौन होगी? विमेन और बच्चे, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। एक एजेंट है जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और जब काम हो जाता है तो उसे पिक कर लेता है, उठा लेता है। वर्कर जो है वो पर पीस के हिसाब से पे करता है, कितना काम आपने किया उसके हिसाब से पे करता है, घंटों के हिसाब से पे नहीं होता। और ये पैसा बहुत कम होता है, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। बीडी इंडस्ट्री का मामला देखो, देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे बीडी का काम होता है। बीडी का काम बंगाल उंगाल में बहुत ज्यादा होता है और महिलाएं करती हैं बहुत ज्यादा। बड़ा स्किल्ड काम है ये, आसान नहीं है बीडी बनाना। सबसे पहले रॉ मटेरियल कलेक्ट किया जाता है फॉरेस्ट से,
विलेजर्स जो होते हैं वो तेंदू लीव्स, तेंदू की पत्तियां जो है वो प्लक करते हैं, उसी से बीड़ी बनती है। विलेजर्स उस पत्तियों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सेल करते हैं या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को सेल करते हैं। एवरेज एक आदमी जो है रफली 100 बंडल इकट्ठे करते हैं। एक बंडल में 50 लीव्स होती है, 50 पत्तियां होती है पर डे, ठीक है। उसके बाद ऑक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट है वो ऑक्शन द लीव्स टू बीडी फैक्ट्री ओनर, जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को ऑक्शन करता है बीडी फैक्ट्री के मालिकों को, कि भाई इतनी पत्तियां इकट्ठी हुई हैं, अब बताओ कौन ज्यादा पैसे देगा उसे हम देंगे। फैक्ट्री ओनर्स जो हैं वो इन बीडियों, इन पत्तियों को कॉन्ट्रैक्टर को देता है। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो लीव्स और टबैको दोनों को सप्लाई करेगा, किसको? उस पर्सन के, उस औरत के, उस महिला के घर पे काम करने के लिए, ठीक है। ज्यादातर महिलाएं वो उन लीव्स को कट करेंगी, उसमें तंबाकू फिल करेंगी, उसे एक थ्रेड से लपेटेंगी, उसके बाद फिनिशिंग एंड ब्रांडिंग। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उन बीडियों को उठाएगा रोल की हुई, उन्हें उसे मैन्युफैक्चरर को बेचेगा, मैन्युफैक्चरर उस बीडी को रोस्ट करेगा, पकाएगा, ठीक है, और उस पर अपना ब्रांड लेबल लगाएगा, और फिर वो मैन्युफैक्चरर उसे डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को देगा, होलसेलर लोकल पान की दुकान पर उस बीड़ी को देगा और वो फिर बिकेगी। एक बीड़ी बनाना कितना मुश्किल लंबा काम है, समझ रहे हो ये। अब समझते हैं स्ट्राइक और यूनियन क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले यूनियन तो मैंने आपको समझा दी। कई बार क्या होता है, यूनियन के जरिए वर्कर से कहा जाता है काम मत करिए, काम रोक दीजिए, हमारी डिमांड ओनर नहीं मान रहा, तो उसे स्ट्राइक कहते हैं, जब वर्कर काम पे ना आए। एक सिचुएशन जहां पर वर्कर काम पे आने से मना कर दें क्योंकि वर्किंग कंडीशन बहुत खराब है। एक सिचुएशन जहां पर जो मैनेजमेंट है, द सिचुएशन वेयर द मैनेजमेंट शट द गेट, गेटों को बंद कर दे और वर्कर्स को अंदर आने से मना कर दे, ठीक। चैलेंजिंग ऑफ कॉलिंग अ स्ट्राइक, स्ट्राइक बुलाने के चैलेंज क्या होती। मान लीजिए आप स्ट्राइक कर ली, नहीं आए, मैनेजर कई बार बदली वर्कर्स को बुला लाएगा, सब्स्टिट्यूट वर्कर्स को बुला लाएगा आपकी जगह काम करने पे। इससे उसके काम पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं और आपकी मांग को माना जाएगा नहीं, एक प्रॉब्लम। इट इज हार्ड फॉर वर्कर टू सस्टेन। अब अगर आप 2-4 दिन काम पे नहीं आए तो क्योंकि आप डेली वेज वर्कर हो, आपके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और आपको मजबूरी में काम पे आना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल देखिए, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में जो स्ट्राइक हुई थी 1982 में, इसको एक ट्रेड यूनियन लीडर ने खड़ा किया था जिनका नाम था दत्ता सामंत, बड़े फेमस ट्रेड यूनियन के नेता हैं ये। इसने नियरली 2.5 लाख वर्कर और उनकी फैमिली को इफेक्ट किया था इस स्ट्राइक ने, 2.5 लाख। दत्ता सामंत की तूती बोलती थी एक टाइम में बॉम्बे के अंदर। ये जो स्ट्राइक थी लगभग 2 साल तक चली, ठीक है, और डिमांड क्या थी? बेटर वेजेस, अपनी यूनियन बनाने का अधिकार, ठीक है, ये इनकी डिमांड थी। आउटकम क्या हुआ इसका? आउटकम ये हुआ, फेलियर ये थे कि स्लोली 2 साल क्योंकि आपको काम नहीं मिल रहा तो कई सारे जो वर्कर्स थे वो काम पे मजबूरन लौट गए। जॉब लॉस, नियरली 1 लाख वर्कर ने अपनी नौकरी खो दी, ये इसके नुकसान हुए थे, इसका आउटकम रहा। डिस्प्लेसमेंट, कई सारे लोग अपने गांव वापस चले गए जब उन्हें लगा भाई यहाँ तो काम हो नहीं रहा, ये यूनियन के नेता जो है वो हमें काम करने देंगे नहीं, स्ट्राइक बुलाई हुई है, हम काम करेंगे तो हमें भी दबाव डालेंगे हमारे ऊपर कि भाई तुम अपने फेलो जो वर्कर्स हैं उन्हें धोखा दे रहे हो। तो कई सारे जो वर्कर्स थे वो वापस अपने गांव चले गए। कई लोगों ने कोई और कैजुअल वर्क ढूंढ लिया करने के लिए, कोई फैक्ट्री में चला गया, सॉरी फैक्ट्री तो बंद थी, तो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे चला गया, कोई और काम पे चला गया। कई सारे छोटे शहरों में चले गए जैसे भिवंडी, मालेगांव, है ना, इच्छल करंजी, ऐसे छोटे छोटे गांव में अलग अलग कामों में, जैसे पावरलूम सेक्टर में चला गया, ऐसे कामों में चले गए। मिल ओनर की स्ट्रेटेजी क्या है? ये मशीनरी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, मॉडर्नाइजेशन नहीं चाहते। कौन? मिल ओनर। मिल ओनर इसलिए नहीं चाहते, इसमें पैसा लगता है, और जो यहाँ पे जो लेबर है इंडिया में वो इतनी सस्ती है, मशीन से सस्ती लेबर पड़ रही है, ठीक है। तो ये हालात है मिल ओनर के। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? करंट कॉन्फ्लिक्ट, आज के टाइम में कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मुंबई के अंदर रियल एस्टेट की बैटल चल रही है। भाई मुंबई में आपको पता कितना महंगा है रियल एस्टेट, एक एक इंच जमीन की कीमत है लाखों में, करोड़ों में। मिल ओनर जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं टू सेल ऑफ द मिल लैंड टू रियल एस्टेट डीलर टू बिल्ड लग्जरी अपार्टमेंट। जो मिल ओनर है वो देख रहे हैं भाई मिल से तो इतना पैसा आ नहीं रहा, इस मिल को बेचा जाए किसी रियल एस्टेट वाले को,
और वो रियल एस्टेट वाला यहाँ लग्जरी अपार्टमेंट बनाएगा और हमें मोटा पैसा देगा। एक बात तो ये रही। लेकिन इसके पीछे एक सोशल टेंशन है। कोई भी चीज इतनी आसान थोड़ी होती है। सोशल टेंशन क्या है? एक बैटल है, एक लड़ाई है। किसके बीच में? कि मुंबई का फ्यूचर क्या होगा। जो वर्कर्स जिन्होंने इस शहर को बनाया है वो इस पे राज करेंगे, या मिल के ओनर और रियल एस्टेट एजेंट इस पे राज करेंगे। भाई वर्कर का कहना है भाई तुम अपनी जमीन बेच दोगे, हम कहां जाएंगे, हम भी तो इस मिल पे डिपेंडेंट है, ये मिल हमारी वजह से भी तो चल रही है, आप तो निकल लिए पैसे बना के और हम कहां जाएंगे। तो देयर इज अ बैटल। आप सोच रहे होंगे सर अगर जमीन उनकी है तो उनका राइट है कहीं भी जाने का। इतना आसान चीजें नहीं होती। सोशियोलॉजी में हम यही तो पढ़ रहे हैं। समाज का ताना बाना इतना आसान नहीं होता। आप किसी को देख के ये तो कह सकते हो कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, बट उसके ऊपर क्या सामाजिक बंधन है, क्या इकोनॉमिक प्रेशर है, क्या कल्चरल प्रेशर है, ये समझे बिना आप उसके हालातों को नहीं जान सकते। और इसी वजह से हम सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हैं। चैप्टर हो गया समाप्त। लंबा चैप्टर था, ठीक है। अब इसके बाद एक ही चैप्टर बचा है आपका, वो भी कोशिश करूंगा मैं जल्दी समाप्त करने की, और आपकी सोशियोलॉजी ऑलमोस्ट पूरी इस चैनल पे आ जाएगी। अपने दोस्तों को प्लीज 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 शेयर कीजिए इन वीडियोस को। सोशियोलॉजी के बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे है नहीं, ठीक है। बाकी मैं कितना अच्छा हूं आप बता पाएंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।